विजिबल है, यस। कंप्लीट विजिबल, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट नाउ। ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन, आई कैन से थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई विल टुडे स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्चुअली डिस्कस करा था व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट, क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी है, एंड व्हाई डू पब्लिक पब्लिक कंपनी गो फॉर पब्लिक, मीन्स कंपनी आईपीओ के लिए क्यों जाती है। तो हम लोग लास्ट टाइम में डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कंपनी का वैल्यूएशन क्या होता है और मार्केट कैप क्या है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग एक लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने एक डेटा पॉइंट्स बनाया था, आपको याद होगा। तो मैंने अभी यहाँ पे आप लोग एक्सेल शीट बनाया हुआ जो हम लोग फॉलो करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज एक्सेल शीट व्हिच इज वी आर गोइंग टू फॉलो। अब देखो डेटा पॉइंट्स लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। तो अब इस बार मार्केट कैप पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग डेटा पॉइंट्स बढ़ेगा, फिर उस डेटा पॉइंट्स का रेफरेंस लेके वी आर गोइंग टू टेक द सेलेक्ट द स्टॉक्स ऑन दैट बेसिस। तो ये डेटा पॉइंट्स इज नथिंग बट जिसमें नंबर लिखा है उसको बोलते हैं डेटा पॉइंट्स, जिसको हमको कंक्लूजन करने में इजी होता है। कोई स्टॉक्स को लेना है, सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो वी विल गो थ्रू द डेटा पॉइंट्स ओनली, नॉट ऑन द न्यूज, नॉट ऑन द कमेंट, नॉट ऑन द पीपल व्हाट्स सेइंग द न्यूज और सम फ्रेंड्स, नथिंग। विल गो थ्रू ऑल द डेटा पॉइंट्स। तो डेटा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस पे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट है क्या, मतलब बेसिकली उसमें कैसे इंटरेक्शन करते हैं डिफरेंट इंटरफेस, एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल और ब्रोकर्स का क्या काम है। वी विल डिस्कस ऑन दिस थिंग एज आल्सो, ठीक है। उसके बाद वी विल यस वी विल डिस्कस ऑन दैट इंडेक्सेस क्या होता है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ द इंडेक्स क्या होता है, रेगुलेटर क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है और कैसे काम करता है इसको। आज का मोस्ट जार्गन वर्ड्स क्या है, बुल मार्केट क्या है, बेयर मार्केट क्या है, ट्रेंड्स किसको बोलते हैं, 50 डेज हाई क्या है, और कॉर्पोरेट एक्शन डिस्कस करेंगे। डिविडेंड क्या होता है, स्प्लिट रेशियो क्या होता है जो लास्ट टाइम हम डिस्कस नहीं कर पाए, स्टॉक स्प्लिट कैसा होता है, राइट इशू क्या होता है, बायबैक शेयर क्या होता है, एंड वी विल डिस्कस ऑल द मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, और बजट और कॉर्पोरेट अर्निंग क्या होता है। ये सब डिस्कस करेंगे आज हम लोग टॉपिक में। आज के टॉपिक में ये सब। तो वी विल गो नाउ। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अप टू हेयर, कंपनी का वैल्यूएशन निकल गया था। तो बेसिकली आईपीओ क्यों करते हैं, हम लोग को पता चल गया था कि कंपनी जब भी कुछ अपना काम करना है, बिजनेस एक्सपेंशन करनी होती है, तो पब्लिक में जाता है और वहां से पैसा इकट्ठा करता है। तो तीन चार तरह का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। आइदर अब इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है कंपनी में, पहला है कि आप पी से ले सकते हो, एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हो, बचत कभी ले सकते हो, बैंक से लोन भी ले सकते हो। तो ये सब तरीका है। तो लास्ट में लोग जाते हैं आईपीओ, मतलब नॉर्मली पब्लिक से, पब्लिक मतलब हम और आप जैसे लोगों के पास जो पैसा कलेक्ट करना जो लिस्टेड होता है उसको बोलता है पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना, उसको बोलता है आईपीओ का, ठीक है। तो ये डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। तो इसी में मैं एक चीज, एक नया टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। लास्ट टाइम मैंने एक चीज मिस कर दिया था आई थिंक बताने। कल मुझे किसी ने पूछा था कि ये कहाँ पे लेट जो आईपीओ निकलता है लेटेस्ट कहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है चित्तौड़गढ़.com। जहाँ पे ना आपको जितनी भी आईपीओ आती है कंपनी की, वो यहीं पे लिस्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे आपको ना दिख जाएगा जो अपडेट होता है इसमें। देखोगे इसमें तो दिखा रहा हूँ आपको, जब जाते हो तो देखो अब एक चित्तौड़गढ़ बोल के है, चित्तौड़गढ़ ये। तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे जाके आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ आईपीओ, कौन कौन नया नया आईपीओ आने वाला है। जैसे इंडिया पेस्टिसाइड 23rd को ओपन होने वाला, क्लोज हो चुका है 25th को। अब जो नई नए आएगा अभी जो जो मेन बोर्ड में, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन कौन सा नई नए आईपीओ आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है, और जो लिसु इशू हो चुका था यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो इस वेबसाइट में। किसी ने मुझे पूछा था कि कौन कंपनी का आईपीओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ वी कैन चेक। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट साइट आई कैन से, चित्तौड़गढ़.com, where you can see the list of IPOs coming right now। अभी कोई भी दिख नहीं रहा है लेटेस्ट। तो लास्ट जो है था वो इंडिया पेस्टिसाइड्स हुआ था जिसका आईपीओ निकला था लास्ट में, मतलब जो क्लोज हो चुका है फिलहाल। इसके लिए जो बिडिंग करते हैं वो खत्म हो गया था। यहाँ पे नया को आएगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। दैट इज द साइट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। उसके बाद वी आर गोइंग टू दैट, तो वेयर वी कैन सी दैट। और यहाँ पे ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कि कहाँ से देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट टाइम, व्हाट वी डिस्कस इन द स्टॉक मार्केट पार्ट 1 टॉपिक। स्किनर.इन एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग या क्या है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। एक यहाँ से we will go to this site, skinner.in। यहाँ पे जाके आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो। लाइक इसके लिए लॉगिन यूजर नेम आप पर बना सकते हैं खुद से, कोई भी नॉर्मल जीमेल से लॉगिन हो जाती है, कोई इसमें वो नहीं है। तो यहाँ पे जाके वी विल गो देयर। ओके,
इंटरेस्टिंग, ये क्यों हो रहा है? Let me try with this. ईमेल आईडी ठीक है क्या? 8 पॉइंट ऐसे ही है क्या आपकी ईमेल आईडी 8.23? नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, सपोज कोई भी कंपनी का देखना है, रिलायंस का देखना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से जाके हम लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे जाके प्रमोटर होल्डिंग, इस जगह पे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी करा था कि प्रमोटर होल्डिंग देखें, यहाँ से देख सकते हैं कि कितना प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब प्रमोटर मतलब ओनर के पास कितना शेयर्स है, प्लेस परसेंटेज, और उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है उसके लिए आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था यहाँ से। तो ये हो गया, यहाँ से आप देख सकते। उसके बाद बस मान दो तीन पॉइंट मैंने शायद बताया था, लेकिन फिर भी एक जनरलाइज कर दिया है कि आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या देखना है। तो इसके लिए मैंने इसको एक डेटा सीट बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हो। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न होना चाहिए जो एफआईए का जो डेटा है, जो अपने एफआईए के पास, जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, उसके पास अगर 10% से एबव हो, जनरल रूल्स, इट्स नॉट फिक्स्ड, लेकिन ये जनरल रूल, अगर 10% ऊपर है उनके पास शेयर्स, वेरी गुड। डीआई के पास अगर 10% ऊपर है, डीआई नथिंग बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बेसिकली एलआईसी, जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, उनको कहते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50% हो, पब्लिक होल्डिंग लेस देन 10% हो, अब प्लेस परसेंटेज जो मॉर्गेज होता है शेयर का बाई प्रमोटर्स शुड बी लेस देन 20%। तो ये क्राइटेरिया हम लोग को फिल करना है। तो पहला डेटा पॉइंट ये हो गया। जब भी हम लोग शेयर्स को चेक करेंगे, we will follow this is a general rule, we can obviously tweak as per the requirement और as per our criteria कि क्या कंपनी के बारे में, लेकिन ये जनरल रूल हम लोग को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मार्केट कैप पे क्या है। तो ये चीज जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया चीज, कंपनी का वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, जो उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पार्ट 1 से पार्ट 2 है वीडियो है, जो स्टॉक मार्केट बेसिक, दिस इज बेसिक ओनली, टिल नाउ वी डिड नॉट डिस्कस एनी chart and other stuff, nothing, but this is a basic thing which we are going to discuss now. कंपनी वैल्यूएशन क्या डिस्कस था हम लोगों ने, पता किया था कि जो करंट प्राइस होता है शेयर्स का, उसको मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने देखा था 50 लाख था, ऑर्गेनिक टी शर्ट कंपनी में जो राहुल शर्मा जी ने बनाया था। तो 50 lakhs into current price of the shares is called a company valuations। ये करंट वैल्यूएशन है कंपनी का फिलहाल। तो वो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। अब क्या है, तो हम लोग देखा था कि जब शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है, जब मल्टीपल राउंड ऑफ फंडिंग होता है तब उसका प्राइस बढ़ता है। ऑब्वियसली जब कंपनी परफॉर्म करेगी तभी कोई नया इन्वेस्टर उसमें पैसा बढ़ा के देना चाहेगा, विद प्रीमियम देके, अदरवाइज नो वन गोइंग टू इंटरेस्ट मोर शेयर प्राइस और मोर वैल्यूएशन टू दिस कंपनी। तो हमने देखा था एंजल्स आए तो उन्होंने कुछ शेयर लिया था, फिर वीसी आए थे, फिर पी इंडस्ट्री, फिर आईपीओ में आके, तो शेयर्स के प्राइस अराउंड हम लोग 10 रुपीज स्टार्ट करता और 2000 का अप्रोक्सीमेटली, नंबर पे अब मत जाना, बस एक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि क्या चल रहा है। तो 2000 रुपीज तक चला गया था, काफी हाई हो गया था, बिकॉज ऑफ गुड बिजनेस मॉडल है। उसने ऑर्गेनिक टी शर्ट बनाया था राहुल शर्मा ने। तो कंपनी वैल्यूएशन निकालने का तरीका है इस स्टॉक प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज इस करंट प्राइस मान के चल रहा है 2000 रुपीज है, इनटू नंबर ऑफ शेयर, दैट इज 50 लाख शेयर्स जो इशू हुआ था कंपनी का टोटल, वो आपको कंपनी का वैल्यूएशन बताएगा। मतलब कंपनी का ये करंट वैल्यू है, अभी कोई खरीदना चाहता है तो ये करंट प्राइस टोटल वैल्यू है। अब एक नया टर्म आता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सबसे फॉरमोस्ट थिंग है जो एवरीवन शुड नो, दिस वेरी वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट। तो मैं बहुत बेसिक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ इस चीज को। तो ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे क्या है, जो भी इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये एक टर्मोलॉजी फाइनेंशियल मार्केट में बोला जाता है। ये क्या है एक्चुअली, ये आपको बताता है कंपनी कितनी बड़ी है और क्या है इसका मतलब। इसको कैसे करा जाता है, जो करंट स्टॉक प्राइस है अभी स्टॉक का, मल्टीप्लाई करना है आपको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग शेयर, किसको बोलता है? आउटस्टैंडिंग शेयर ये होता है जो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को, जो भी हो सकता है, वो इन्वेस्टर्स हो सकता है, उनको जो दिया है उन्होंने, उसको बोलता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। इट कैन बी इंक्लूड्स योर पब्लिक ईसॉप, जो एम्प्लॉय को दिया है, जो बोलते हैं एम्प्लॉय को आप देखा कोई ज्वाइन करता है तो उनको स्टॉक्स देता है ज्वाइन करते वक्त, ईसॉप का थ्रू हो सकता है। उन लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया होगा, लाइक एफआईआई, डीआई को दिया होगा, बैंक को दिया होगा, पेंशन फंड को दिया होगा, बड़े बड़े कंपनियों के भाई ये स्टॉक्स है, तो उनको सबको बोलता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है। इट्स नॉट द कंपनी वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम नहीं है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें इसमें प्रमोटर्स का शेयर्स को नहीं माना जाता है।
जो उनके अपने जो ट्रेडिंग में यूज नहीं होता है, बेसिक जो ट्रेडिंग उसको आप यूज, क्योंकि कुछ रूल्स होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो डायरेक्ट पब्लिक में जाके, उसके लिए आपको एनएससी या बीएससी सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसको हटा के जो पब्लिक के पास है पूरा जो उन्होंने दे दिया है, उसको बोलता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग से। तो एज्यूम करते जो पिछली वाला जो कंपनी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक टी शर्ट, उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का 50 लाख था, लेकिन जो 40 लैक्स है जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, मतलब जो इन्होंने दिया होगा डिफरेंट पार्टी को, इट इंक्लूड एफआईए, डीआई, रिटेल इन्वेस्टर्स, आईपीओ के थ्रू जो गया है, तो 40 लाख शेयर्स हो गया है आउट ऑफ 50 लाख, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 40 लाख इनटू करंट प्राइस ऑफ द शेयर्स, जो हम लोग ने मान के चल रहा है कि आफ्टर आईपीओ 2000 हो चुका था, 2000 रुपीज इंटू 40 लैक्स नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 800 करोड़। इसको बोलता है, इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 800 करोड़ रुपए की कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये वर्ड है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पता चले कंपनी क्या है, इस बेसिस पे काफी डिसाइड होता है। इसको एम कैप भी बोलता है सिंपल में, कोई मार्केट कैप भी बोलते हैं। तो ये हो गए 800 करोड़। तो ये मार्केट कैप हम और भी डिस्कस करेंगे होता क्या है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि मार्केट कैप या टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन द मार्केट कैप। तो मार्केट कैप का बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कंपनी कितनी बड़ी है। ये बचा, जितना बड़ा मार्केट कैप होगा उतनी बड़ी कंपनी होगी, दैट इज वेरी मच ऑब्वियस। इसी बेसिस पे हम लोग 3 कैटेगरी डिवाइड किया है कंपनी का, एनएससी या बीएससी में, इवन वर्ल्ड में सब जगह जनरलाइज्ड होता है, हर जगह होता है। 3 कैटेगरी में कंपनी को डिवाइड किया गया है, और वो कौन कौन कैटेगरी वी विल गोइंग वन बाय वन। एक है लार्ज कैप कंपनीज, जिसका मतलब खुद इंडिकेट कर रहा है कि लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी जो बड़ी कंपनी है। तो इसका मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसका गूगल में या कोई फाइनेंशियल बुक में कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है कि कितना प्राइस पे कितना करोड़ वाली कंपनी लार्ज कैप में आएगी, कितना मिड कैप में आएगी और कितना स्मॉल कैप में। ये एक स्टैंडर्ड बना देता है, सब लोग अपना अपना फॉलो करते हैं। कोई 20,000 करोड़ से एबव बोलता है, कोई 40,000 के एबव बोलता है, कोई 50,000 एबव बोलता है। तो यू डोंट वरी अबाउट दिस, वी विल फॉलो दिस एनालॉजी की अगर 20,000 एक स्टैंडर्ड है जो काफी लोग फॉलो करते हैं। जो स्टैंडर्ड मैंने देखा है काफी लोग, मतलब मैक्सिमम कंपनी जो भी अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हाउस या कोई भी लोग हैं जो फॉलो करते हैं, बड़े बड़े जो कैपिटल मार्केट या बुक्स में भी जो देखोगे आप स्टैंडर्ड, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि अगर 20,000 करोड़ से ऊपर कोई कंपनी है मार्केट कैप, तो उसको हम लोग बोलेगा लार्ज कैप कंपनीज। तो इंडिया में या कहीं भी आप दुनिया का मार्केट में जाओगे तो 80% कंपनियां जो होती है, जो टोटल मार्केट के मतलब कंपनियां है दुनिया भर की, जितना भी 5,000 3,000, 80% जो पैसा होता है उन्हीं का होता है। ऑब्वियस बात है, 20,000 करोड़ का मतलब एक कंपनी, और छोटी छोटी कंपनी मान लो 100 करोड़ के, तो 20-200 कंपनी हो जाएगी। तो इसलिए 80% जो मार्केट होता है आपके जो स्टॉक एक्सचेंज में, वो होती है लार्ज कैप की। तो लार्ज कैप का डिफिनेशन एक मान के चल रहे हैं हम लोग कि 20,000 का, इसमें कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है, कोई 40,000 लिखता है, कोई 28 लिखता है, लेकिन वी विल फॉलो दिस एजम्पशन कि 20,000 मतलब ये मैक्सिमम जगह फॉलो होता है। बेसिकली आप ये मान सकते हो कि मैक्सिमम जगह आई हैव सीन कि दे यूज्ड टू फॉलो अबव 20,000 करोड़ इज योर लार्ज कैप कंपनी। और इसमें क्या है, ये जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो वेल एस्टेब्लिश कंपनी होती है, बड़ी होती है, उनका रेवेन्यू मॉडल बहुत फिक्स होता है, एम्प्लॉय काउंट ज्यादा होता है और काफी अच्छी कंपनी होती है लार्ज कैप कंपनी। तो हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनको अपना मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्टेबल होता है उनका रेवेन्यू मॉडल। एग्जाम्पल है आपका, इसका रिस्क बहुत कम हो जाता है उसमें। जैसे इससेल देख लो आप, रिलायंस देख लो, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, एक दिन में बनी नहीं, इनको बनने में 40 साल 50 साल 100 साल लगते, तो एक दिन में गिरेंगे भी नहीं। तो इसमें रिस्क काफी कम होता है, सब कंपनी में पैसा लगाओगे तो। उसका एग्जाम्पल है टीसीएस, रिलायंस, एसएल, ये सब इनके एग्जाम्पल है लार्ज कैप के। अब हम लोग दूसरा कैटेगरी में चलते हैं, जिसको बोलता है मिड कैप कंपनी। तो जिसका रेंज होता है आपका 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपीज, जो भी इस रेंज में आता है उस कंपनी को बोलते हैं हम लोग मिड कैप कंपनी। तो मिड मिड कैप कंपनी कहते हैं। तो इसमें होता है कि मीडियम साइज कंपनी होती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, ज्यादा छोटी भी नहीं होती है, और इसमें रिस्क भी कम होता है। एग्जाम्पल हो गया टाटा पावर, फेडरल बैंक, माइंडट्री, ये सब आपकी मिड साइज कंपनी और मिड कैप कंपनी कहते हैं इसको। तो इसका रेंज है 5,000। नंबर आप थोड़ा ध्यान में रखना है इसको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नंबर है, ताकि आपको डिसाइड करने में इजी होगा। जब एक्सटो का सिलेक्शन करेंगे आप लेंगे, तो आपको मार्केट कैप में हमेशा कितनी बार मैं डिस्कस करता हूँ, फिर से करूंगा काफी बार, तो ये वर्ड है रखना कि मिड कैप कैटेगरी में आता है या लार्ज कैप में आता है या स्मॉल कैप में आता है, वो डिसाइड करेंगे। तो ये मिड कैप का मतलब 5,000 20,000। अगेन टेलिंग इट्स नॉट ए स्टैंडर्ड डिफिनेशन, कोई कोई 10,000 या 20,000 को बोलता है। तो बस वी विल फॉलो दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स एंड वी विल देट। उसमें 15% जो कंपनी लिस्टेड होती है वो मिड कैप्स
की होती है, मान लो 100 कंपनीज है तो 80% जो पैसा होता है बेसिकली जो टोटल मार्केट का, उसमें 80% लार्ज कैप का होता है क्योंकि उनका ज्यादा पैसा है, और सेकंड जो होता है मिड कैप कंपनी जो 15% शेयर होल्ड करती है मार्केट में, और उसमें रिस्क कम होता है, मीडियम होता है बेसिकली, लो से ज्यादा। उसमें कंपनी का नाम एग्जांपल ये है फेडरल बैंक आपका, ये सब बेसिक एग्जांपल। विल डिस्कस मोर ऑन दी। और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 0 से लेके 5000 करोड़ रुपीस, मतलब 5 करोड़ की हो सकती है, 100 करोड़ की, 200 करोड़, अप टू 5000 करोड़ को हम लोग मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और ये बहुत छोटी कंपनी होती है। छोटी कंपनी मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी, लेकिन हाँ छोटी होती है, मिड कैप और लार्ज कैप से काफी छोटी है। इसमें एम्प्लॉय भी कम होता है, रेवेन्यू भी कम होता है इनका, और रिस्क इसमें बहुत हाई होता है। तो हाई रिस्क होता है, रिटर्न भी हाई होने का चांसेस, गारंटी नहीं है कि अगर हाई रिस्क है तो रिटर्न भी हाई हो। क्यों? छोटी कंपनी डूब भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, तो इसमें रिस्क बहुत हाई होता है। इसमें कभी भी बंद हो सकता है कंपनी, कोई बड़ी भी बन जाती है। अब आपका पेटीएम हो गया, कितनी बड़ी बन गई, और कितना लोग तो बंदी हो गया काफी कंपनी। तो वी डोंट नो कि कौन सा कंपनी छोटी वाली बड़ी बन सकती है। स्टार्टअप जैसे होता है, स्टार्टअप तो छोटी कंपनी होती है, प्ले स्टार्टअप मीन स्टार्टिंग किया उन्हें। अब 100 में से आपने गिना चुना कंपनी सुना होगा जो बड़े बड़े कंपनी बन गया है स्मॉल कैप में, जो बड़ी बड़ी बन गई है, जैसे पेटीएम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, या इंडिया में काफी जैसे आपका बाइजू हो गए, तो ये सब बहुत बड़ी बन गई। इतनी कंपनी जो कभी सुना ही नहीं जिसका नाम आपने, एक बेटन वाले कंपनी था, आपको नहीं पता, जो ऑन डिमांड पानी बनाती थी, पानी ऑन डिमांड वाटर सप्लाई करता है। बैंगलोर में हजारों कंपनी जो बंद हो जाती है, तो आउट ऑफ 100 हम बोल सकते हो 100 स्टार्टअप बनता है, उसमें सिर्फ मुश्किल से 5% या 7% ही सक्सीड होता है, जो स्मॉल कैप से मिड कैप या लार्ज कैप कैटेगरी में जाता है। अदरवाइज 90% फेल हो जाता है। रिस्क भी हाई है, रिटर्न भी हाई है। तो इसमें हम लोग एज ए एज ए रिटर्न इन्वेस्टर्स इसमें एलोकेशन कम रहेगा। इसका एग्जाम्पल है आपका सनटेक रियल्टी, हिंदुस्तान कॉपर्स और ब्लू डार्ट, ये सब स्मॉल कैप कंपनी में आता है, इसका रेंज है। अब इसमें करना है क्या, जब 3 तरह कैटेगरी को, तो हम लोग क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। इसका मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन इंग्लिश वर्ड है जो क्या करता है, आप अपना पैसे को तीनों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाए, तो उसको बोलता है हम लोग, अगर तीनों में कैटेगरी में डाल दिया जाए अपने पैसा को, सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपने 50,000 फॉर एग्जाम्पल आपने डाल दिया है इसमें, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, इसमें आपने 50,000 जो है आपने रख लिया अपना लार्ज कैप कंपनीज में, और आपका 30,000 जो आपने रख लिया है वो आपने रख लिया मिड कैप कंपनीज में, ठीक है। और अपने 20,000 जो रिमेनिंग है वो आपने रख लिया है स्मॉल कैप। इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टी मल्टी कैप फंड। आपने देखो म्यूचुअल फंड वाले काफी चलाते हैं फंड को, तो कोई मल्टी कैप बोलता है, कोई लार्ज कैप फंड, कोई मिड कैप फंड। अगर आपने लिया भी हो काफी स्मॉल कैप जो आप देखोगे म्यूचुअल फंड लिया भी हो तो काफी, लेकिन हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको मल्टी कैप का थ्रू जाना चाहिए। मल्टी कैप मतलब तीनों को थोड़ा थोड़ा अपना डाइवर्सिटी मतलब दिया हुआ है पैसे। इससे फायदा क्या होता है कि आपने रिस्क हाई लिया तो बेसिक बात है, कुछ कंपनी अच्छी चल जाए तो रिटर्न अच्छा दे दे, मिड कैप में को अच्छे चल जाए तो अच्छा दे दे, लार्ज कैप थोड़ा स्लो चलता है। तो इट शुड बी मिक्स ऑफ ऑल दिस थ्री। तो आई थिंक रेशियो शुड बी, इफ यू आस्क मी देन इट शुड बी 50-30-20, 50% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में, 20% स्मॉल कैप में। दिस इज अ रेशियो वी शुड फॉलो ऑन दिस, ठीक है। अब ये मार्केट कैप की जरूरत क्यों पड़ती है, करके है क्या और क्यों जरूरत है, तो ये एक्चुअली यूनिवर्सल मेथड था। आप कहीं भी जाओगे, यूएस मार्केट में जाओगे, सिंगापुर मार्केट में जाओगे, तो मार्केट कैप का बेसिस पे कंपनी को कैटेगराइज किया गया है। तो आप दूसरा मार्केट रीड भी करोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, अच्छा इसका मार्केट कैप इतना है तो लार्ज कैप में आ रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट लार्ज कैप में आ जाएगी, फेसबुक लार्ज कैप में, छोटी कंपनी छोटी में आ जाएगी। और ये हो गया। और एक है अफेक्ट द इंडेक्स। तो इंडेक्स का हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो इंडेक्स होता है क्या है, निफ्टी सेंसेक्स आपने सुना होगा कि इंडेक्स और निफ्टी होता है क्या, इस पर डिस्कस करें। तो वो क्योंकि पैसा शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज होगा, तो ये एक इफेक्ट करता है आपको इस पे भी। और बैलेंस पोर्टफोलियो, और एक मार्केट कैप से आप का बेसिस पे आप अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है, तो ये इंपॉर्टेंस है आपका इसका। तो हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा इस पे जाके कि कैसे देखते हैं कहाँ पे है। अगर कोई पूछ रहा था मुझे सवाल कि कहाँ पे देखना है कि मिड कैप लार्ज कैप कंपनियां है कहाँ पे, तो उसका तरीका क्या चेक करने का, तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इसको बाहर और देखते हैं कि कैसे चेक करा जाए कि कहाँ पे आपका है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे, इस पे चलते हैं हम लोग स्टॉक एज, एक वेबसाइट जो मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, इसका नाम है स्टॉक एज। आप जाओगे यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है, जाना है इंडेक्सेस में जाना है, ठीक है। इंडेक्स में जाने के बाद आपको मिल जाएगा लार्ज कैप स्मॉल कैप कंपनी कहाँ पे कैसे पता चलता है। तो ये जो निफ्टी 50 है, इसको बेसिकली हम लार्ज कैप बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 क्या है फिलहाल। तो निफ्टी 50 जो है, तो ये एक लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। तो इनका आप देखोगे यहाँ पे जाके, आप निफ्टी 50 में गए
और यहाँ पे जाकर स्टॉक्स में जाओगे, नाम क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी है जो 20,000 के एबव करोड़ में है। जैसे इसका 1,42 है, आप देखो इसका मार्केट कैप हो जाएगी। अल्ट्रासेट सीमेंट है 1,99,000 करोड़ से। आप बजाज ऑटो देखोगे 1,21,000 करोड़। तो ये सब लार्ज कैप कंपनीज में आती है। फिर हीरो मोटोकॉर्प है 58,000 करोड़ के ऊपर है। तो ये सब लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ से आप कंपनी का नाम पढ़ सकते हो कौन कौन सा लार्ज कैप कंपनी। तो आप इसका आप लोगों को ये रहेगा कि आप जाके जाएं इस जगह पर, साइट पर देखें कि लार्ज कैप कंपनियां कौन कौन सा इंडिया में है। फिलहाल तो आप पढ़ सकते हैं इसको। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, ये सब लार्ज कैप कंपनी। तो अपना जो पैसा होगा ना 50% पैसा हम लोग इस टाइप की कंपनी में लगाना, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो हम जैसे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, इस तरह कंपनी में हम लोग लगाएंगे। तो ये 20,000 का एबव जो भी है, तो ये हो गया। आप देखोगे ये हो गया, ठीक है। आपको जाना है अगर इस मिड कैप कंपनीज में और स्मॉल कैप कंपनी। तो मिड कैप मैंने आपको बताया था, तो ये बता रहा है निफ्टी मिड कैप 100 का मतलब जो भी 100 कंपनीज आती है मिड कैप में, वो कंपनी का नाम है इसमें। यहाँ क्लिक करोगे इस पे, उसके बाद आप स्टॉक्स में जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदुस्तान जिंक का दिख रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये दिख रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,43,000। तो बोला आई टोल्ड यू डोंट वरी अबाउट दिस मिड कैप कंपनी। हम लोगों ने एज्यूम किया है, मतलब माना गया 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में गया है, क्योंकि ये जब स्टॉक का प्राइस बढ़ा होगा तब शुरू होगा, जब ये इंडक्ट हुआ होगा जब इस इंडेक्स में, तब उसका प्राइस कम हो। तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस, बस एज्यूम दैट दिस इज द मिड कैप कंपनी इंडेक्स। फॉर एग्जांपल आप देखोगे इसमें काफी कंपनीज होगी, इसका प्राइस अब देखो 25,000 करोड़ है, क्योंकि हम लोग डिस्कस किया लार्ज कैप पैसा होता है। बस हमने कैटेगराइजेशन किया, वी शुड नॉट बोदर अबाउट दिस, वी विल कॉल दिस। अब सिंस ये ऊपर गया है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे लार्ज कैप, क्योंकि हम लोगों ने यही पढ़ा है। लेकिन सिंस ये मिड कैप 100 का पार्ट है, तो हम लोग इसको मिड कैप ही मान के चलेंगे। तो शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद दिस टर्म्स की क्या। देखो अब जैसे ये 16,000 करोड़ में भी आ रहा है, एस्कॉर्ट 15,000 करोड़ की भी, क्योंकि मिड कैप कंपनी नथिंग बट बिटवीन 5,000 टू 20,000 करोड़। आप देख सकते हो ये हिंदुस्तान बुल्स, इंडिया इंडिया बुल्स हाउसिंग 12,000 करोड़ की है, आरबीएल 12 है, हमराजा बैटरी 12,000 करोड़ की है। तो ये बेसिकली ना फान के चला 5 टू 20 के बीच ये मिड कैप कंपनी है। तो यू शुड नॉट वरी कि इसका ज्यादा क्यों है, तो फिर वाई वी आर सेइंग नॉट लार्ज कैप, नो शुड नॉट वरी अबाउट दिस। नो, फिर इसी प्रकार हम लोग स्मॉल कैप की कंपनियां देख सकती है और देख सकते हैं। और ये है आपका स्टॉक्स का नाम एपीएल ट्यूब्स, अभी इसमें 20 के ऊपर है, बल्कि हम लोगों ने डिस्कस किया था 0 से लेकर 5 तक, राइट 0। तो फिर शुड नॉट वरी अबाउट दिस थिंग, पर ये स्मॉल कैप का इन्होंने बनाया हुआ है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसको आप। ये सब कंपनी का नाम अवंती फीड्स, सोनाटा, कैनफिन्स, रेल विकास, सिक्वेंट साइंटिफिक, remove the running out of time, we have removed the 40 minutes time limit on your group meeting level, okay। हाँ, आरती ड्रग्स, राइट्स, रेन इंडस्ट्री, ये सब कंपनी जो है स्मॉल कैप में आती है। तो हम लोग जो स्टॉक्स पे लेना है अगर कोई भी, तो हम लोग को ट्राई करना है कि अगर कभी बना रहे हैं स्टॉक्स अपना पोर्टफोलियो, तो निफ्टी 50 जो लार्ज कैप कहते हैं इसको यहाँ से लेना है कुछ, और मिड कैप से लेना है कुछ, और स्मॉल कैप से कुछ लेना है। तो 50% स्टॉक यहाँ से लेना चाहिए, 50% 30% यहाँ से, और 20% यहाँ से। और यहाँ से देखेंगे कौन सा अच्छा है ओपन, ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ 50 कंपनी हो गई, और यहाँ 100 हो गई, और यहाँ 100 में 250 कंपनीज है। 250 कंपनीज में हम लोग को 15 से 20 स्टॉक लेना है अपना पोर्टफोलियो। नॉर्मल पोर्टफोलियो किसी का भी होता है 15 से 20 स्टॉक काफी होता है एक पोर्टफोलियो के लिए। तो 250 से हम लोग को ढूंढ के एकदम बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चार्ट्स, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, वी विल फाइंड आउट कि कौन सा क्या पैरामीटर्स अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको यहाँ से देखना है इसको, यहाँ से अगर देखना चाहेगा तो आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आप यहाँ चलते हैं। आपको पता है कि ये जो मिड कैप की जो मार्केट कैप वो चेंज होते रहता है। इसका रीजन, इसका मैंने आपको बताया रीजन इसलिए चेंज होते रहता है मार्केट कैप। और आप देखोगे जो फॉर्मूला है इसका मार्केट कैप का, करंट स्टॉक प्राइस इनटू टोटल नंबर आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो करंट स्टॉक प्राइस कभी बढ़ सकता है, अगर 10 रुपए है तो 100 रुपये हो सकता है, 200 हो सकता है। तो मार्केट कैप एक फ्लोटिंग है, जो वेरिएबल है, तो बढ़ सकता है। इसलिए कभी कभी होती है कि स्मॉल कैप कंपनियां जो 5,000 करोड़ के है वो जंप होकर मिड कैप में आ जाती है, और मिड कैप का वो लार्ज कैप में चली जाती है। इसलिए अब तो कभी कितनी बार है कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, इसलिए देखा होगा आपने मिड कैप कंपनियां अभी 1,42,000 करोड़ के हिंदुस्तान जिंक दिख रहा था, तो वो पहले स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में होगा, वो जंप करके अपना शेयर प्राइस बढ़ बढ़ के ऊपर कैटेगरी में आ गया वो। लेकिन जब कैटेगराइजेशन किया हुआ सेबी ने या किसी ने, तो उस कैटेगरी में गया। तो स्टॉक प्राइस के बेसिस पे मार्केट कैप चेंज हो जाता है। तो स्मॉल कैप से मिड कैप जा सकता है कंपनी, मिड कैप से लार्ज कैप जा सकती है, तो फिर कैटेगरी चेंज हो गया उसका। और मिड कैप से फिर स्मॉल कैप जा सकते हो, डिपेंड करता है स्टॉक पर, वेरिएबल है करंट स्टॉक प्राइस के बेसिस पे चेक होता है मार्केट कैप।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पे बेसिस पे हम लोग आगे डिसाइड करेंगे स्टॉक कैसे लेना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, रिटेल इन्वेस्टर्स वी शुड डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो इन द 3 स्टॉक्स, 50%, 30%, 20%, इस तरह का रेशियो एक जनरल रूल, पर इट शुड बी एनीथिंग कैन बी राइट। अब यहाँ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब स्टॉक मार्केट चलते हैं, बहुत सिंपल है फंडा है कि स्टॉक मार्केट हम लोगों ने डिस्कस किया था, होता क्या है कि आईपीओ में क्यों आती है कंपनी, हम लोग लास्ट टाइम देखा था आईपीओ में आ गया कोई कंपनी। आईपीओ का मतलब होता है एनएससी बीएससी, दो मंडी होता है जहां पे आप अपना शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, पब्लिक को दे सकते हो, पब्लिक से पैसा ले सकते हो। तो इंडिया में क्या है, आई थिंक अराउंड 92 या 95 से, नोट से एग्जैक्टली ईयर कौन सा, तो उसके बाद से पहले एक पेपर में आप ट्रेडिंग कर सकते थे ना, पेपर आप जाकर सर्टिफिकेट होता था, स्टॉक्स आप ले सकते थे, फिर बाई कर सकते थे ना, पेपर में होता था वर्क। लेकिन अब से आई थिंक 2000 मान के चलो, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट ईयर, जहां से आपका स्टॉक का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मतलब आपको शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा, आप ऑनलाइन शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। इसलिए स्टॉक मार्केट नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्लेस वेयर मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक मैं और आप जैसे लोग कैन एक्सेस एनी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का आईपीओ आ चुका है एंड ट्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जिनको लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई बाय या सेल करेगा, उस बेसिस पे वहां पे जाकर ट्रेड कर सकते हो। उस मार्केट को बोलते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट। उसमें दो चीज होता है, एक होता है बायर्स और दूसरा होता है सेलर्स। तो आप जब भी जाओगे ऐसे आप देख सकते हो एचडीएफसी के यहाँ पे, उसके हम लोग एक चलते हैं कोई कंपनी का, हम लोग पहले लॉग इन करके देखते हैं कोई ब्रोकर साइट्स पे फॉर एग्जांपल। तो यहाँ चलते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो एक काइट सपोज आपका ये है कोई ब्रोकर, तो मैं एक दिखा रहा हूँ आपको YB8702। सपोज ये है कंपनी, तो यहाँ पर वो लॉगिन करके आप देख कर सकते हो, मतलब कंपनी का ये है, ये सब कंपनी का लिस्टेड है जो 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 डालमिया भारत है। तो यहाँ पे आपको जो बिड प्राइस दिखा रहा है, बेसिकली दिखा रहा है कि बायर्स का प्राइस क्या ऑफर कर रहा है, यहाँ पे अभी तो बंद है मार्केट, दिख नहीं रहा है, ऑफर्स मतलब क्या सेल कर रहा है, ये सेलर्स का पार्ट है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि अगर यहाँ पे अगर ज्यादा है बिड का मतलब इसका मतलब बायर ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे, अभी तो बंद है मार्केट, जब खुलेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट अगर ज्यादा है इसका मतलब बायर ज्यादा है और सेलर्स यहाँ कम है। यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। हम इसमें डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करता है, इस पर वी विल डिस्कस ऑन कमिंग स्लाइड्स। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे 3-4 फुल फॉर्म है जो हम लोग को जानना जरूरी है। सेबी, जो एक मैंने पहले डिस्कस, सेबी क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये 30 जनवरी 1992 को बना था। इसका रोल क्या है, ये गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया है ऑर्गेनाइजेशन को। इसका काम है जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है उस पर नजर रखना, पहला चीज कि कोई दो नंबर नहीं हो रहा, घपला तो नहीं हो रहा है। और दूसरा काम है इसको कि कोई भी नया कंपनी आईपीओ के लिए आता है तो इनके पास पहले आना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, अप्रूवल पास देना और लीगल ऑथराइज करना है कि हाँ आप अपना शेयर्स को एनएससी या बीएससी में ला सकते हो। तो सेबी ही एक इंडिया का ऑथराइज्ड और लीगल एंटिटी जिसका काम है कंपनीज को आईपीओ में मार्केट तक लाने में हेल्प करना। तो ये पूरा देखते जाता है, कुछ भी अगर मार्केट में होता है तो इनका काम है, अगर कुछ भी किसी ने कंप्लेन करी किसी कंपनी के बारे में कुछ हुआ तो चेक करने का काम है, सेबी का काम है कि पूछना कंपनी का। सपोज अब अदानी पावर्स का न्यूज आया था कि उन्होंने प्रमोटर्स ने कुछ फॉरेन फंड लिया, उसको फिर शेयर प्राइस को इन्फ्लेट किया, कुछ किया। अब सेबी को जब न्यूज आया था, सेबी वाला जाके बोल सकता है भाई आप अदानी पावर वाला कंपनी को कि आप उनके एचआर को या फाइनेंस वाले टीम को कि आप मुझे रिटर्न में लिख के दो कि जो न्यूज है कितना सच्चाई है, क्या है क्या नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो ये इनको फिर कंपनी को क्लैरिफिकेशन देना होता है रिटर्न में कि हाँ व्हाट दे डिड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो सेबी का काम है, अगर उनको लगे कोई घपला कर रहा है तो किसी भी कंपनी को डीलिस्ट कर सकता है और मार्केट से बाहर निकाल सकती है और किसी को मार्केट में ला सकती है। इसमें काफी ज्यादा काम है इनका, 2-3, एक आईपीओ लाने के लिए, कंपनी का मॉनिटरिंग करने के लिए, उनको क्लैरिफिकेशन के लिए और डीलिस्टिंग भी कर सकते हैं, इनका पावर काफी होता है इनके पास। इससे भी काम ये है। और एक है आपका एनएससी। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 1992 में फॉर्म हुआ था। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है जहाँ पे मुंबई में है। तो ये होता है कि यहाँ पे आप अपना शेयर्स को, जैसे मैंने कहा था आपको कि शेयर्स को लिस्ट करना है तो आप एनएससी में जाओगे, ऑब्वियसली विथ सेबी, थ्रू सेबी, और वहां पे जाके अपना शेयर्स को आप बाय या सेल कर सकते हो सेबी में। सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का ऑफिस है वहाँ पे, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली आप शेयर को बाय सेल कर सकते हो, मतलब उनके पास रहता है। एक मार्केट है, एक तरह का मंडी, जैसे मैंने कहा सब्जी लेने के लिए आपको सब्जी मंडी जाना होता है, मछली लेने के लिए मछली मंडी, इन सेम वे स्टॉक को बाय सेल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एनएससी में या बीएससी। तो दो एक्सचेंज है इंडिया में, एक है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएससी। तो बम्बई वाला स्टॉक एक्सचेंज काफी पुराना है, 1875 से चल रहा है इंडिया में, और जो एनएससी जो अभी खुला है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है सीडीएसएल, एक कंपनी जो लिस्टेड भी आपने सुना होगा, उसका नाम है सेंटर डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसका स्टॉक प्राइस भी आपने देखा बहुत तेज भाग रहा है। कारण क्या है, एक्चुअली हुआ क्या है ना, तो जैसे आप आपका
आप शेयर्स खरीदते हो कंपनी का किसी के थ्रू, किसी ब्रोकर का थ्रू, तो इस पे चलते हैं हम लोग इस स्टॉक, इस मार्केट, इस स्टॉक, इस वाले स्लाइड्स पे। तो ये आपको जैसे एनएससी बीएससी दो साइड से जहां से आप शेयर्स लेते हो एनएससी बीएससी से, तो होता है क्या, मान लो कोई भी आप डायरेक्टली, क्या है इंडिया में आप डायरेक्टली ना जाके खुद एनएससी के ऑफिस में जाके नहीं बोल सकते हो कि मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, आप दे दो मुझे। ये बीएससी में जाके बोलोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुझे शेयर खरीदना, आप दे दो, आप नहीं कर सकते उसके लिए। तो यहाँ पे क्या क्या है, सेबी ने कहा है कि लोग ब्रोकर बनाए, ब्रोकर मैंने एक कंपनी को बोला है थर्ड पार्टी को कि तुम एक इंटरफेस दो यूजर्स को, ताकि वो लॉग इन करे वहां पे जाके, फिर वो ऑर्डर करे अपना शेयर्स का कि लेना है मुझे, और वो फिर वो रिक्वेस्ट करे एनएससी को, और एनएससी को फिर एनएससी उसको शेयर्स को सेल करेगा या बेचेगा। तो इस तरह का क्लाइंट का मतलब हम जैसे लोग, अगर सेल करना है यहाँ से, तो यहाँ से आपको ब्रोकर एक लेना पड़ता है। स्टॉक ब्रोकर का एग्जाम्पल है आपका जीरोधा, अपस्टॉक, एसएससी डायरेक्ट, ये सब कंपनी है जो आपका स्टॉक ब्रोकर की काम करता है। तो ये एक इंटरमीडिएटरी बॉडी होता है जो एक यूजर्स और एनएससी के बीच में रहता है बेसिकली। अब डायरेक्टली इंडिया में हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं खरीद पाएंगे डायरेक्ट शेयर्स, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है आपको कि शेयर्स को एनएससी से लेके आपको खरीदने का या बेचने का। तो ये दूसरा तरीका है, अगर बेचना भी है या बाय भी करना है तो इसका थ्रू। अब यहाँ पर बैंक का रोल होता है, तो बैंक क्या करता है, क्योंकि आपको शेयर्स खरीदना है, पैसे लगाने हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म देता है ये भी कंपनी, तो इनको भी कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ेगा इनको, तो उसके लिए आपको फंड ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप स्टॉक खरीदोगे होगा, तो आपको बैंक को यूज करना पड़ता है। बैंक यहाँ पे देखो नीचे बना हुआ, तो बैंक कैन बी योर, बैंक आपका एसबीआई में हो सकता है, एचडीएफसी में हो सकता है, किसी बैंक में जहाँ पे आपका पैसे, उस पैसे को यहाँ लाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि हम डायरेक्टली स्टॉक नहीं खरीद सकते हो इंडिया में, कोई अलाउड नहीं किया डायरेक्ट। लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है जो प्रॉपर्टी ट्रेडर्स होते हैं बड़े बड़े, वो डायरेक्टली उनको एक इंटरफेस नया टर्मिनल देता है एनएससी और बीएससी विद द हेल्प ऑफ सेबी, जो बहुत बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनको एक अलग टर्मिनल मिलता है, वो डायरेक्ट एनएससी और बीएससी से शेयर्स खरीद सकते हैं। आई रिपीट, बड़े बड़े उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जिनका अलग ही टर्मिनल होता है, उनको ये जोड़ा का जो फीस होता है वो ब्रोकर जो नहीं देना पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट उनको एक नया टर्मिनल देता है और एनएससी से जाकर डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हमेशा किसी ब्रोकर का थ्रू ही खरीदना पड़ेगा शेयर्स इंडिया में, ब्रोकर्स में जरोडा, अपस्टॉक, आईसी डायरेक्ट या कोई भी और का थ्रू। तो ये है। अब इसमें एक सीडीएस एक टर्म आ रहा होगा, मैंने बताया जो पीछे कि ये आपका जो सेंटर डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये क्या करते हैं एक्चुअली, जो आप शेयर्स खरीद रहे हो उससे, मान लो स्टॉक ब्रोकर जोड़ा से आपने बाई करा शेयर्स, मान लो ठीक है, अब बाई करा तो क्या हो सकता है कि कंपनी जोड़ा बंद हो जाए कल, कुछ बनकरप्ट हो जाए, कुछ वो हो जाए, तो जैसे ही शेयर खरीदता है कंपनी, जोरडा से आपने खरीदा रिलायंस का शेयर मान लो 10, तो ये क्या करता है, इसका एक नंबर जनरेट करता है, और ये नंबर शेयर्स का नंबर में, रिलायंस का 10 शेयर खरीदा तो एक नंबर जनरेट करता है ऑटोमेटिकली, और ये शेयर जाकर डिपॉजिट हो जाता है सीडीएस सर्कल के पास एक नंबर का थ्रू। वो शेयर्स का एक एक सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हो, एक सॉफ्ट कॉपी, एक 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 कॉपी बोल सकते हो, उनके पास रहता है सीडीएस के बाद। अगर वो कंपनी बंद हो गई तो कोई डरने की बात नहीं है, कंपनी फ्रॉड हो गई, भाग गई, कोई डरने की बात नहीं है, आपका पैसा, आपका नंबर ऑफ शेयर्स का पूरा जानकारी सीडीएसएल के पास रहता है, जो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो मेंटेन करता है। इसलिए हम देखा होगा कि इसका शेयर प्राइस बहुत तेज भागा, कंपनी लिस्टेड भी है पब्लिक में, इसका शेयर प्राइस बहुत तेज भागा। रीजन है कि इतना लोग इसमें ट्रेडिंग किया 1-2 साल से इस लॉकडाउन के चक्कर में, इनका शेयर के प्राइस बढ़े, क्योंकि इसमें जितना भी आप शेयर्स का उनका मान लो आपका जितने भी लोग मैक्सिमम ट्रेडिंग बाई सेल करते हैं, इनका जो भी होल्डिंग इनके पास रहता है एक कॉपी, तो उनका चार्जेस रहता है, ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपने जाकर रखा और रख दिया। और ये काम हम लोग नहीं करता है, सीडीएस का रखना है, ये काम करता है स्टॉक ब्रोकर करता है, और सेबी मिलके एनएससी मिलकर, इसमें हम लोग का कोई रोल प्ले नहीं करता है, ये स्टॉक ब्रोकर्स एनएससी और सेबी मिलके ही इन लोग मेंटेन करते हैं, इसमें हम लोग, लेकिन इसका चार्जेस हम लोग को पे करना पड़ता है सीडीएसएल को, और इनको पैसा रेवेन्यू मिलता है एनएससी से, बीएससी से, और स्टॉक ब्रोकर से पैसा मिलता है सीडीएसएल को, इसलिए उनका ग्रोथ काफी अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। उसका अच्छा मैं चलाता हूँ, आपको एक दिखाता हूँ, एक एक आपको स्टॉक ब्रोकर का एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे लॉगिन करते हैं, इसका मार्केट वॉच कैसे लगाया जाता है, और बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, पोजीशन और होल्डिंग कहाँ होता है, मार्केट डेप्थ कैसे देखा जाता है। तो मैं आपको एक अभी खोला हुआ ओपन करके मैं फिर से एक बार लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहले लॉग आउट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है, कहाँ गया, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं आपके, तो वो जो जरोड़ा फॉर एग्जांपल आपको शेयर्स कितना, आप यूजर्स हो तो आप
काफी स्टॉक्स है। हम लोग जिरोडा के थ्रू अगर लेना है मान लो शेयर्स, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे हम लोग। यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड, आप जब अकाउंट, सबसे पहले का काम होगा अकाउंट खुलवाना होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर से। जब अकाउंट अगर शेयर्स बाय और सेल करना है, आप जिरोडा को फोन करोगे या उनके यूजर्स आपके पास आएंगे, अब उनका अकाउंट खुलेंगे, आपको केवाईसी होगा, फिर अपना आपका अकाउंट खुलेगा, उसके बाद ही आपको वेरीफाई होगा, उसके बाद वो कंपनी आपको यूजर नेम पासवर्ड देगी। वो अप स्टॉक हो सकती है या कोई भी आपको यूजर नेम पासवर्ड, उसके बाद ही आप लॉग इन कर सकते हो उसमें। अब उसका यूजर नेम पासवर्ड सपोज मुझे मिल गया, ये यूजर नेम पासवर्ड मुझे मिला हुआ है वो कंपनी का थ्रू, जिसका थ्रू आपने अकाउंट खुलवाया। और मैं लॉगिन कर लेता हूँ ऐसे करके, और लॉगिन करते ही मुझे एक कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। ठीक है, इंटरफेस मिलता है मुझे इस तरह का कुछ भी। तो इसमें थोड़ा एक बता दूं, ये डैशबोर्ड होता है जो आपको एक हाई लेवल दिखता है, क्या है इधर नाम दिखा रहा है, ये एक मेरे क्लाइंट का नाम है, जैसे मान लीजिए रेन्यू नाम है, इसका मार्केट, इसके पास मार्जिन कितने पैसे बचे हुए हैं अभी, इसका होल्डिंग कितना है, कितने प्रॉफिट में है, ग्रीन में ये दिख रहा है आपको, कितना करंट वैल्यू है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना डला हुआ है। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है। आप इसके लिए आप यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैं खाली कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ से आप इस जगह पे 5 इसको ऑप्शन दिए, जहाँ पे आप रख सकते हो कौन कौन सा स्टॉक आपको लेना है। इसको बोलता है मार्केट वॉच। सपोज में निफ्टी 50 देखना है, तो निफ्टी 50 को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर रिलायंस को देखना है, तो आप यहाँ रिलायंस में जाके ऐड कर सकते हो कि रिलायंस का करंट प्राइस क्या चल रहा है। सपोज यहाँ पे आप आ गए, तो आपको ये करंट प्राइस दिख रहा है, रिलायंस का प्राइस है 210। आप HDFC लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पे HDFC बैंक लिख सकते हो। यहाँ पे आप मार्केट वॉच बोलते हैं जो आप यहाँ पे जो ऐड करते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक जो ऑप्शन है इसको बोलता है होल्डिंग। ये क्या बताता है होल्डिंग, मैंने जो आपने शेयर्स बाय किया, जो आपके पास है अभी, जो आपने खरीदा हुआ है, और जो आपके होल्डिंग में पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। तो यहाँ पे लिख रहा है 16, तो मतलब मेरे पास 16 स्टॉक इस पोर्टफोलियो में है फिलहाल। हम नीचे आते हैं, इसमें हम देख सकते हैं इसमें 2,60,000 का इन्वेस्टमेंट है, और इसके करंट जो है 2,71,000 रुपीज है। इट मीन्स आपका 11,390 रुपीज का प्रॉफिट है, दैट इज योर 4.35% का प्रॉफिट है इसमें आपका फिलहाल आपके पास। तो ये आपका दिखा रहा है होल्डिंग। और यहाँ पे एक नया चीज है, उसको बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, जब भी आपको स्टॉक खरीदते हो सेम डे, मतलब मंडे है, मंडे का आपने कल स्टॉक खरीदा रिलायंस का, तो जिस दिन आप खरीदते हो वो स्टॉक यहाँ पे दिखता है उसी दिन सेम डे, और अगला दिन वो मूव हो जाती है होल्डिंग में। तो जिस दिन आपने पोजीशन लिया उस दिन दिखेगा, और उसका अगला दिन मूव हो जाएगा होल्डिंग में। तो होल्डिंग का मतलब ये है। तो अभी होल्डिंग में पोजीशन का मतलब इसमें कोई पोजीशन नहीं बना है अभी। और ये है आपका फंड, जहाँ आपका पैसा बताया कितना। तो आपको मैंने बताया जब पैसा ऐड करना है, क्योंकि नया स्टॉक्स लेना है फंड आपको और पैसा इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे जाकर आप ऐड फंड करोगे। ऐड फंड करके आप बैंक से कनेक्ट होगा, और बैंक से कनेक्ट करके आप पैसा को ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और नया स्टॉक ले सकते हो। इसमें पैसा भी दिखा रहा है आपका 28 रुपीज है बस। तो मुझे एक उम्मीद आ गया कि इसका पता चल रहा होगा आपको कि होता क्या, और कि कैसे लॉगिन करते हो और क्या। क्योंकि सिंस हमको मैं बताया इंडिया में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपको कोई ना कोई ब्रोकर चाहिए शेयर्स को बाय या सेल करने के लिए। तो बाय करने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, आप यहाँ जाओगे, ऐसे करने जब कोई ऐड किया शेयर्स, मान लो आपने TCS ऐड किया, यहाँ पे जाके आपने TCS पे गए, इसको प्लस किए, उसके बाद यहाँ पे जाकर कुछ नहीं करना आपको, ये बी का बटन है, बी मतलब बाय। अब बाय पे क्लिक करें आपने, और नंबर ऑफ शेयर्स प्राइस लिख सकते हो कितना चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 10 शेयर्स, यहाँ 10 लिख दो क्वांटिटी। इसका दो चार मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पे कोई मैंने बताया कि हम लोग दो जगह से शेयर्स बाय कर सकते हैं, NSE से या BSE से। तो आप NSE सपोज आप टिक कर सकते हो कहाँ से लेना है, मुझे NSE से लेना है या BSE लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग दोनों का प्राइस सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होगा, लेकिन लगभग 70 पैसा है, देखो इसमें आपको सेम ही रहता है, कहीं से भी ले सकते हो। तो मैंने सपोज NSE से लिया, और क्वांटिटी डाल दिया यहाँ पे, कितना लेना है 10। अब करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका, 3380 ले रहा है आपने, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कैश एंड कैरी, आपने लेके उसको एक दिन से ज्यादा रखा, उसको बोलता है कैश एंड कैरी, ये लॉन्ग टर्म के लिए है इसका। और अब इंटरडे क्लिक करोगे, तो इसका मतलब है कि आपने सेम डे खरीदा और सेम डे बेच दिया। इसको सेलेक्ट करोगे, लॉन्ग टर्म मतलब इसको होल्डिंग में आपने ले लिया। और यहाँ पे एक चीज रहा आपका मार्केट और लिमिट। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट पे क्लिक करोगे तो होगा क्या आपका, कि अभी आपने जो मार्केट मतलब क्लिक किया, बाय का प्रेस किया, तो जो भी इसका करंट प्राइस चल रहा है, सपोज 3380, तो उसी पे बाय हो जाएगा ये शेयर्स, उसी टाइम पे, उसी टाइम ये बाय हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ क्लिक करोगे, तो सपोज मैं इसको 1 क्वांटिटी करके इसको मैं बाय कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसी करंट प्राइस पे वो, अगर पैसा होगा अकाउंट में, तो आपको बाय हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है इसको बोलता है लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है कि अगर कोई स्टॉक्स आपको चाहिए, कि मुझे लगता है कि यार ये तो थोड़ा महंगा मिल रहा है, शायद ये नीचे आ सकता है, और ये शायद 70 तक आ जाए, तो मतलब मैं बाय करूंगा। तो अब ये जब ऐसा जब बाय करते हो उसको, तो होता है कि ये वेट करता है कि उस प्राइस पे पहले आए, तभी वो बाय होगा, अदरवाइज ऑर्डर बाय नहीं होगा। अब मार्केट में क्या है, जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसी टाइम बाय हो जाए, ये मतलब है।
ये हो गया। और ये इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। इसको आपको स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर आपको स्टॉक को पर्टिकुलर प्राइस पे डर लगता है कि कहीं निकलना है कोई पर्टिकुलर प्राइस पे, सपोज ये 3370 में आपने खरीद लिया मान लो, और ये आपको लगता है अगर इससे नीचे जाएगा 350 का नीचे तो मैं इसको निकाल दूंगा, तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इसको। इसको बोलता है स्टॉप लॉस मार्केट। मतलब स्टॉप लॉस मार्केट में 350 लगा, इसके नीचे कुछ भी हो जाए 345 340 निकल जाए, लेकिन अब ये अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो इसी पर्टिकुलर प्राइस पे हिट होगा तभी सेल होगा। ये हो गया आपका ये स्टॉप लॉस लगाने का। इस जोड़ा में एक अच्छा बात है, नहीं जीटीटी ऑप्शन दिया, आप पढ़ना है इसको थोड़ा, मैं इसको थोड़ा इस टॉपिक को हटा रहा हूँ। ये जीटीटी ऑर्डर मतलब है कि आप कभी भी किसी टाइम पे भी आप बाय और सेल कर सकते हो, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर अभी से फिट कर सकते हो। ये चीज को मैं टॉपिक को आपको देखना है जीटीटी होता क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक एक टर्मिनल, स्टॉक ब्रोकर का टर्मिनल जहां से आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो हम लोग को ये अकाउंट चाहिए स्टॉक को बाय सेल करने के लिए। अगर आपका ये अकाउंट नहीं है तो आप शेयर्स को बाय सेल नहीं कर सकते हो। तो यू मस्ट हैव दिस अकाउंट टू बाय द शेयर्स फ्रॉम एनएससी। इसमें एक क्वेश्चन मुझे अब याद है, बता जैसे आपने शेयर्स बाय किया मान लो एनएससी से ना, जैसे एनएससी से आपने बाय किया तो अब ये बहुत अच्छा बात है, अगर आपने एनएससी से बाय किया तो आप बीएससी में भी सेल कर सकते हो। मान लो आपने कल एक बाय कर लिया और ये एनएससी लिया, अब अगला दिन आप सेल करते वक्त ना, इस सेल के लिए क्या करना है आपको, सेल के यहाँ जाओगे, यहाँ पे एक रेड बटन है, सेल करोगे, और यहाँ आपने एनएससी से बाय किया तब एनएससी में नहीं कि एनएससी में सेल करना, बीएससी में सेल कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही तरह का है प्लेटफॉर्म। बेसिकली सीडीएसएल मेंटेन करता है बैकएंड में, तो डजंट मैटर कहाँ से, एक प्लेटफॉर्म दिया है, किसी से भी आप कर सकते हो। तब एनएससी बाय किया बीएससी में सेल कर सकते हो, बीएससी से बाय किया आपने एनएससी में सेल कर सकते हो। तो ये एक इसका तरीका है। तो ये हम लोग बाय करने का ऑप्शन है। ये टर्मिनल का मैं यूज बता दिया आपको कैसे यूज करते हैं, जो काफी लोगों को मुझे पता नहीं पता होता है, काफी लोगों को यूज करने का नया में। तो ये एक इंटरफेस दिया है उन्होंने, तो हम लोग को क्यों यूज करना है मैंने आपको बता दिया कि बिकॉज इंडिया में वी कांट बाय द शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द NSE or BSE, दैट्स व्हाई वी नीड ए थर्ड पार्टी ब्रोकर्स जो हम लोग को हेल्प करता है बाय और सेल करना। उसको पूरा शेयर्स अगर कंपनी बंद हो जाए, नथिंग टू वरी, CDSL उसका एक कॉपी अपने पास मेंटेन करता है। अगर कंपनी बंद भी हो जाए, जोड़ा स्टॉक, वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट, विल टॉक टू द CDSL। एक मेल आईडी आता है, आप देखना चेक करना, CDSL का मेल आते आता है, उनको आप कॉन्टेक्ट करोगे, आपका पैसा सब शेयर्स आपको मिल जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। तो CDSL का ये रोल है इसमें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे अपना टॉपिक पे। दिखा दिया मैंने आपको, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स कि आखिरकार होता क्या है, कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ये बहुत अच्छी बात है कि है क्या। तो बीएससी में दो तरह हम जहां से शेयर्स बाय कर सकते हैं। बीएससी में अराउंड 5000 कंपनीज है जो लिस्टेड है, पब्लिक लिस्टेड, जो आईपीओ थ्रू आई होगी, और अभी तक 5000 कंपनीज है। और एनएससी में जो लिस्टेड कंपनी अभी तक है अराउंड 2300 कंपनीज अराउंड जो लिस्टेड है। तो ये कंपनीज जो बीएससी एनएससी में लिस्टेड है, अब इतनी सारी कंपनी है, एक दो तो है नहीं, काफी ज्यादा कंपनी है। तो होता क्या है ना, अब मार्केट को से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, और आपको दिल्ली गए और आपको कोई पूछा, कोई सपोज आप हो, मतलब आपका नाम मान लो राहुल शर्मा है, आप गए और आपका एक दोस्त है जो मान लो आपके वो रहता है यूरोप में रहता है, या कहीं पोलैंड में रहता है यूरोप में, और वो पूछ रहा है यार दिल्ली कैसा सिटी है, आप कैसे बताओगे, सिटी इतना बड़ा सिटी है, आप राइट, अब दिल्ली पूरा नहीं घूम सकते हो, तो आप क्या करोगे, कोई अपना गाड़ी से या उबर कैब लेके किस तरीके आप जाओगे दिल्ली का। अब पूरा दिल्ली एक दिन में घूम नहीं पाओगे, आप नए हो मान लो दिल्ली में, आपको नहीं मालूम है, आपको बताना है, फीडबैक देना है दोस्त को कि भाई जगह कैसा है, कहाँ घूमने। तो आप अगर कुछ पर्टिकुलर जगह जाओगे, जैसे कनॉट प्लेस चले गए, बसंत कुंज चले गए, या 3-4 जगह गए, आप देखे वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे साफ सुथरा लग रहा है, क्लीननेस है, यहाँ पे सब अवेलेबिलिटी है, सब सामान मिल रहा है, अच्छा जगह है, सुंदर प्लेस, और यू गेट एवरीथिंग देयर, फूडिंग अच्छा है, हर तरह का क्वेश्चन मिल रहा है आपको, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज वन, यूरोपियन खाना मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे, यूरोपियन एक्सचेंज है आपके पास, मनी एक्सचेंज का सब कुछ बेनिफिट आपको दिख रहा है दिल्ली का। तो आप ये फीडबैक दे दो कि हाँ 2-3 जगह घूमने का बेसिस पे यार दिल्ली तो अच्छी सिटी, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूरा तो दिल्ली घूमने पाओगे, बेस बात इतनी बड़ी दिल्ली है एक साथ। तो इसमें मार्केट में कुछ ऐसे होता है, इस तरह का फंडा सिमिलर यहाँ पर होता है, इतनी सारी कंपनीज है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इतनी सारी कंपनी को हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो क्या करता है, इस जो सेबी ने एक रूल निकाला है कि ऐसा करता है कि हर सेक्टर के जो 5000 कंपनीज में, हर सेक्टर के जो अच्छी कंपनीज है, जो टॉप क्लास कंपनीज है, उनको आप निकालो अपने साथ, और निकाल के हर सेक्टर, सेक्टर मतलब क्या होता है कि किसका सेक्टर, एनर्जी सेक्टर हो गया आपका, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर मतलब रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हो गया, उसका फिर फाइनेंस सेक्टर हो गया आपका, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, स्टेट बैंक हो, तो जो भी हर सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां है, और एफएमसीजी हो गया जो फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलता है, जो आपका नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल हो गया, तो जो हर सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप,
जो भी मार्केट कैप, मतलब जो मैंने आपको पीछे बताया मार्केट कैप का बेसिस पे हर सेक्टर से बड़ी बड़ी कंपनियां सबको लेके आते हैं और उनका 50 स्टॉक का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं हर सेक्टर से। और उस कॉम्बिनेशन को बना के उसको एक एक नंबर दे देता है, जिससे आपको फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करना कि सपोज आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, आप मार्केट गए तो आपको दो चार सामान लेना है, फॉर एग्जांपल जो आपको लेना है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेना है, आपको एक चिप्स लेना है और एक बिस्किट लेना है। तो आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक का दाम 25 रुपीज है, चिप्स का 30 रुपीज है और किसी का 40 रुपीज है। तो हमने देखा है कंपटीशन जिसका महंगा दाम है उसको ज्यादा परसेंटेज लेके चला गया। इन द सेम वे जब इंडेक्स बना था 50 कंपनी का, उसको निफ्टी 50 बोलते हैं, जो टॉप 50 कंपनी है इंडिया को हर सेक्टर से, उनको उन्होंने एक नंबर दे दिया है कि भाई ये 1000 नंबर तुम्हारा है। और जो बड़ी कंपनी है मैं सबको थोड़ा थोड़ा पॉइंट दे दूंगा उनको। तो जब 1992 में जब कंपनी लिस्ट हुई थी, एनएससी बना था और निफ्टी 50 कंपनी आई थी, तो उसका इंडेक्सिंग किया था 1000 नंबर से, वो रुपीज नहीं है, एक 1000 नंबर उन्होंने दे दिया, अल्बिट्री नंबर 1000 की नंबर है। अब क्या होगा, जैसे जितनी बड़ी कंपनी होगा, जो 1000 नंबर दिया था, मान लो टीसीएस है, टीसीएस बड़ी कंपनी है, उसको बोला है कि भाई तुम्हारा 50 पॉइंट तुम्हारा है। रिलायंस थोड़ी बड़ी कंपनी है, तुम्हारा 100 पॉइंट है। ऑब्वियसली इसके पीछे कोई कैलकुलेशन है जिसको हम लोग अभी इग्नोर करेंगे फिलहाल। तो ये मान के चलते हैं कि जो इतनी बड़ी कंपनी, उनको एक एक पॉइंट दे दिया, 1000 नंबर बन गया सबको ऐड करके। तो 50 कंपनीज में जैसे मूवमेंट होता है किसी भी शेयर्स का, तो वो पॉइंट ऊपर नीचे होगा। अगर रिलायंस का पॉइंट हम लोग वेटेज ज्यादा दिया हुआ है तो रिलायंस की वजह से आपका इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा। अगर टीसीएस का वेटेज ज्यादा है तो टीसीएस का शेयर बढ़ता है, तो आपका वो पर्टिकुलर जो इंडेक्स जो हमने स्टार्ट किया था 1000 से, वो बढ़ेगा धीरे धीरे करके। तो जो निफ्टी 50 जो 50 कंपनी होती है, टॉप 50 कंपनी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50। तो इसलिए 50 का मतलब होता है 50 कंपनी, और जो एनएससी में लिस्टेड है तो उसको हम निफ्टी बोलते हैं, 50 कंपनी जो डिफरेंट सेक्टर है। और सिमिलरली 30 कंपनी बीएससी में क्या है, बीएससी में क्या है आपका 50 कंपनी नहीं होता है, ओनली 30 कंपनीज आर देयर इन दिस पर्टिकुलर थी। तो बीएससी में 30 कंपनी लेगा था डिफरेंट सेक्टर, जो टॉप कंपनी होती है डिफरेंट सेक्टर से, उसके इंडेक्स बनता है। तो एनएससी का इंडेक्स शुरू हुआ था 1982 में 1000 इंडेक्स, जो अभी करंटली चल रहा है अराउंड 15,800। उसको हम लोग थोड़ा चार्ट में भी हाँ देखेंगे कैसे करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, अब ये हो गया व्हाट्सएप में व्हाट्सएप ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप में सुरेंद्र था उ, वो। अ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेक्टर तेरे इंडेक्सेस। करना तो रात में। हाँ, कोई म्यूट करना, आपकी इसका आवाज आ रही है। ठीक है, तो सेक्टर इंडेक्सेस एंड इट्स कंपोजिशन, तो उसका हम लोग देखेंगे कि इसके बाद ये अब देखते हैं कि ये कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, सेक्टर ये जो इंडेक्स आपको बताता है कि रिफ्लेक्ट द जनरल मार्केट ट्रेंड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब क्या होता है, जिससे आपके पास 50 कंपनी आ गई, तो 50 कंपनी का लेने से फायदा ये होगा ना कि आपको एक आइडिया मिल गया कि इंडिया में इकोनॉमी क्या चल रहा है। आपने इंडेक्सिंग कर दिया, उसके बाद अगर सब कंपनी ग्रो कर रही है, तो मान लो एनर्जी सेक्टर की कंपनी है या बैंकिंग सेक्टर की कंपनी, अगर कोई बैंकिंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ऑब्वियसली जब एसबीआई परफॉर्म कर रहा है तो बहुत अच्छा चांस है कि बाकी प्राइवेट कंपनी अच्छी करेगी। तो एज्यूम कर लेते हैं, तो लोग हर सेक्टर से बड़े लेते हैं, तो उनको अपने साथ ले लेते हैं 50 कंपनी को, जो निफ्टी 50 बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इसका भी देखते हैं, अब इसका हम लोग सेक्टर इंडेक्सेस भी देखेंगे क्या होता है, पेक्टिलिज्म इंडेक्स क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये बेंच मार्किंग के लिए भी होता है। जब बेंच मार्किंग के लिए क्या होता है, मतलब आपको कि अभी 1000 से इंडेक्स शुरू हुआ था, अब 16,000 के अराउंड हो गया, तो बेसिकली इंडेक्सिंग करता है कि कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो 1000 से स्टार्ट हुआ था, अब करंट जो पॉइंट है उसका परसेंटेज नहीं है, कुछ रुपीज नहीं है, 16,000 नथिंग बट ए नंबर। जो पीछे में जो 50 शेयर्स बढ़ते हैं या घटते हैं, जितना बढ़ेगा वो इंडेक्स आपका बढ़ते जाएगा। 50 कंपनी में किसी मूवमेंट होगा, अगर जितना मूवमेंट होगा उतना बढ़ेगा वो। तो वो एक बेंचमार्क हो जाता है कि आपका कितना पर्टिकुलर इंडेक्स बढ़ा है या घटा है, तो हेल्प करता है ये। और एक चीज आपको पता होगा, काफी लोगों की क्या होता है, इंडेक्स पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, मतलब एक निफ्टी 50 में ही जाके आप डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हो। जैसे क्या हुआ, जैसे निफ्टी 50 है, ये मान लो निफ्टी 50 यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 50 कंपनी का पूरा मिक्स है, और उनको एक नंबर दिया गया था, वो 1000 से स्टार्ट होता, अभी करंट चल रहा है 15,860। ये रुपीज नहीं है, एक जस्ट नंबर है। तो पीछे में जो 15 कंपनी जो हम लोगों ने ऐड किया था, उस वो पीछे अगर मूवमेंट होता है तो इनका प्राइस भी बढ़ता है या घटता है। तो आप इस इंडेक्स को भी डायरेक्ट बाय कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। अच्छा, इसमें यहाँ से नहीं आ रहा है बाई करने का ऑप्शन, इसके लिए आप निफ्टी जूनियर्स 20 आता है, जिसमें मैं आपको 20 दिखाऊंगा। निफ्टी इसका 20 है, इसका तरीका अलग है बाई करने का, वो मैं आपको कहीं और तरीका, ये इसके ईटीएफ भी ले सकते हो आप, जैसे ईटीएफ ही है जाके निफ्टी 20। तो ये बेसिकली कंपोजिशन बता रहा है कि आप इसको बाय करोगे तो बेसिकली ये आपका निफ्टी 50 बाय करने वाला होता है। आप इंडेक्स भी डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हो डायरेक्ट, तो इंडेक्स पे ले सकते हो ईटीएफ। तो इसलिए मैं तो क्या करता हूँ, जितना भी इंडिया में
रिटेल इन्वेस्टर है उसको ट्रेडिंग नहीं आता है कुछ भी, तो क्या करेगा, निफ्टी 50 का निफ्टी 20 या निफ्टी का ETF आता है, निफ्टी 50 ETF ये आप खेल लिया, तो इसका मतलब आपने 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया एक साथ। तो आपको डरने की बात नहीं है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो इतना जल्दी डूबने का चांस नहीं है। अच्छी बात क्या है 50 कंपनी में, क्या है, अगर ना कोई कंपनी अगर निफ्टी 50 में परफॉर्म नहीं कर रही है तो बहुत अच्छा क्या होता है, उस कंपनी का ना उन लोग किक आउट कर देते हैं, उस निफ्टी 50 से बाहर कर देते हैं। तो पीछे जो जो निकला में एग्जांपल है, यस बैंक था पहले, यस बैंक को ना हटा दिया है, उसका बदले उन लोग नई नई कंपनी लाते हैं, HDFC लाइफ आ गया, टाटा कंज्यूमर आ गया, ये सब नई नई कंपनी ऐड होता है, और जो परफॉर्म नहीं करते हैं उन लोग किक आउट कर देते हैं सेबी वाले। तो 50 कंपनी जो होती है हमेशा टॉप परफॉर्मर नहीं होता, कोई भी कंपनी परफॉर्म नहीं करेंगे वो हट जाएगा। सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन एक जमाना में होता था निफ्टी 50 के बाद, अब नहीं है वो, उसको हटा दिया गया है। तो जो परफॉर्म करता है वो रहेगा, जो नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 हमेशा ही वो ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की साइड कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 का आपको ETF लेना चाहिए, इसको बोलता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ट्रेडिंग एक्सचेंज फंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया। हम लोग अब थोड़ा सा वो देखेंगे इसका चार्ट वार्ट चीजें, ये कहाँ गया यार, कहाँ गया यार, ठीक है। अब ये निफ्टी 50 की कंपनी जैसे है, निफ्टी 50 की कंपनी जो यहाँ पे दिख रहा है, रिलायंस है, HDFC बैंक, ये सब निफ्टी 50 की कंपनीज है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इस पे जाएंगे इंडेक्सिंग पे, जो हम लोग हेल्प करेगा समझने में कैसा। तो मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा आप लोग को, जो बहुत ही जरूरी है मुझे लगता है, कि कैसे देखते हैं उसको। तो हम लोग एक नया चीज जो साइट है इसको बोलते हैं investing.com। यहाँ पे जाना, investing.com पे जाके, यहाँ पे जाकर आप एक अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इस जगह पे आप क्रिएट कर लो, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे क्रिएट किया आपने और नाम देके वॉच लिस्ट करके यहाँ पे कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं करके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है जो इंडेक्स का है, सिर्फ इंडेक्स का। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे जाकर आपको जाना है चार्ट में। ठीक है, तो हम लोग इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स होता है क्या, जो हमने डिस्कस किया था अभी। तो यहाँ पे इसको बड़ा करेंगे आप लोग, और इसको यहाँ पे जाके इसको लाइन पे करेंगे। ठीक है, लाइन पे करेंगे, और इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होना, डरने की कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है। अभी ये क्या है, ये एक चार्ट है, इसको चार्ट बोलता है। ये प्लेटफॉर्म में आप चार्ट देख सकते हैं, इसको बोलते हैं investing.com। एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था मैथ में, क्लास 5-6 में, वही सिंपल है एकदम। जो नीचे वाला जो एक्सिस देख रहे हो आप, इसको इसको बोलते हैं हम लोग, इसको वाई एक्स एक्सिस, ये आपको टाइम पीरियड बताता है 2021। अब थोड़ा इसको जूम इन करोगे तो ये 2020 अगस्त, ऐसे करके आपको 19 ऐसा बता रहा है। और ये जो वाई एक्सिस है वो इंडेक्स का वैल्यू बता रहा है, जो हम लोगों ने किया था। हम लोग निफ्टी 50 का इंडेक्स हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ है। तो निफ्टी 50 पे चलते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का 16,000 किधर है, ये है सपोज। ठीक है, तो निफ्टी 50 के लिए तो यहाँ पे हम लोग को ये क्लिक करना, और यहाँ पर एक स्ट्राइक करना, यहाँ पे जाके आप वीकली सेलेक्ट कर लेना। इसका मीनिंग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप सेलेक्ट कर लेना, और मंथली पे एक बार क्लिक कर देना। इससे क्या होगा ना, आपको फुल एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि चल क्या रहा है इससे के लिए। तो आप देखोगे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, जो एक्स एक्सिस बता रहा है आपका कि कब से शुरू हुआ है। तो 1995 है अराउंड ईयर्स जब ये स्टार्ट हुआ था। ये 1000 से स्टार्ट हुआ था, अभी देखोगे ना तो 1000 का अराउंड, ये देखो आप 1000 लिखा है, ये इंडेक्सिंग 1000 से स्टार्ट हुआ था 1995 में। और अभी इसका प्राइस चल रहा है, प्राइस नहीं सॉरी, ये इसको एक पॉइंट है, नंबर है, जो 15,860 पॉइंट्स पे चल रहा है अभी। तो आप देख सकते हो कि अभी तक जब से मार्केट खुला है NSE का, तो अब देखो कितना रिटर्न। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसको चेक करने का तरीका, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ प्राइस देखने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जाके मैं जाता हूँ प्राइस रेंज, कितना परसेंटेज बढ़ा है यहाँ से अब। ये क्यों नहीं आ रहा यार, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। हाँ ये सॉरी आ रहा है इसमें। तो आप देखोगे इसका अराउंड, आप अब देख सकते हो कम से कम बहुत ज्यादा है यार। ये आप देखोगे ना इसको, तो अराउंड आप 1700% मतलब आपका बढ़ चुका है। मतलब आपने 1 लाख लगाया होगा करीब करीब, तो आपका शायद 1.7 करोड़ हो गया होगा अभी फिलहाल। अगर 1 करोड़ आपने लगाया होगा 1995 में,
सॉरी 1 लाख, तो अभी वो बन गया अराउंड 1.7 करोड़ रुपीस अगर 95 में लगा। इसका अगर एनुअल परसेंटेज देखा जाए तो ये अराउंड 16% से लेकर 18% का ये रिटर्न आपको दे देता है। 15% तो मिनिमम सेफर साइड में हर साल 15 से लेके 18% की रिटर्न आराम से देता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आंख बंद करके ब्लाइंडली ये निफ्टी 50 को बाय कर लो। निफ्टी 50 बाय करने का तरीका है, उसको बोलता है निफ्टी का ETF। आपसे गूगल करना नहीं होगा तो मैं इसको हेल्प करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको दिखाता है। तो मान लो इसको निफ्टी 50 बाय कर लो, जो 50 कंपनीज है आप बाय कर लो। तो क्योंकि आप देखो जो 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, निफ्टी 50 कभी भी गिरा नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही गया है, कभी नीचे नहीं आया है। तो आप देखते हो ये टाइम पीरियड है और ये पॉइंट है बढ़ता हुआ। तो ये हो गया आपका निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का आपका जो है, ठीक है, निफ्टी 50 का आपका ये दिखा रहा है आपका इंडेक्सिंग। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या होता है आपका डिफरेंट इंडेक्सिंग भी होती है। तो ऐसा बैंक का भी इंडेक्स होता है, ये मैंने कहा आपको 1000 से स्टार्ट हुआ। इन द सेम वे इसमें क्या होता है निफ्टी बैंक, इसमें क्या होता है जो बैंक वाली कंपनीज होती है, तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे हम यहाँ चलते हैं फिर से, ठीक है, उसका निफ्टी 50 का मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इन द सेम वे कैसे करता है, टैप टू राइट। तो इसको चलते हैं वेब वाला में, अब यहाँ फिर जाएंगे अपना फेवरेट वेबसाइट यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चलोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्सेस में जाके, तो ये है निफ्टी 50 का कंपनी जो यहाँ हम लोग देख लिया। इन द सेम वे इनके बाकी भी इसी, बाकी जो इंडेक्स है उसको बोलता हूँ सेक्टरल इंडेक्स। ये है निफ्टी IT इंडेक्स, मतलब सिर्फ IT के स्टॉक्स होंगे इसमें, सिर्फ IT के स्टॉक्स होंगे सिर्फ इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ IT का स्टॉक्स होगा इसमें आपका, सिर्फ IT वाले कंपनी। तो ये आप देख सकते हो, इसमें स्टॉक सिर्फ IT कंपनी होगा। तो ये अलग से इंडेक्स है जो सिर्फ इसमें IT के कंपनी का हो। तो एक इंडेक्सिंग इसका भी शुरू किया गया, हम लोग इस देखेंगे इसको चार्ट में फिर दोबारा से, कहाँ गया। तो जैसे ये आपका हो गया IT का इंडेक्स इन द सिमिलर वे, कहाँ गया, ये फार्मा का हो गया। ये फार्मा का इंडेक्सिंग है, मतलब ये फार्मा का सेक्टर बता रहा है कि फार्मा में कौन कौन सी कंपनीज है। तो ये सब कमीशन फार्मा, डिविस लैब, डॉक्टर लैब, सिप्ला, कैडिला, ये निफ्टी फार्मा हो गया इसको, निफ्टी फार्मा। और निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी PSU बैंक में देखना था स्टॉक जाके यहाँ चेक कर सकते हैं, स्टेट बैंक, इंडिया ओवरसीज, पंजाब। तो ये हो गया था, इनका भी इंडेक्सिंग हो गया। देखो जैसे हम लोगों ने देखा है कि निफ्टी का 1000 से स्टार्ट हुआ, इसी प्रकार बैंक निफ्टी का भी हुआ होगा किसी पॉइंट से, 5000 से, 10,000 से। इसी प्रकार आपका मिड कैप स्टॉक्स का भी इंडेक्सिंग हुआ है। इंडेक्सिंग नथिंग बट होता है कि आप एक ग्रुप ऑफ कंपनीज लेते हो, उनको एक पॉइंट दे देते हो, पॉइंट सिस्टम, कि भाई तुम्हारा 10 पॉइंट है, तुम्हारा 20 पॉइंट है, जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा पॉइंट, और जितना उस पर्टिकुलर कंपनी पे मूवमेंट होगा उससे उतना ही ये आपका इंडेक्स का जो वैल्यू वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही है इंडेक्सिंग, एक सिंपल फंडा है जो उन्होंने बनाया हुआ है। निफ्टी फार्मा हो गया, और निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी PSU, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो, इसमें ऑटो वाली कंपनी रहेगी, तो इसका इंडेक्सिंग आप देखोगे तो 10,700 है। निफ्टी FMCG भी है। तो ये सब आपके इंडेक्स, डिफरेंट इंडेक्स, निफ्टी मेटल है। तो इससे फायदा क्या होगा हम लोग देखते हैं। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स होगा, मतलब निफ्टी को जो 50 कंपनी के बाद नेक्स्ट 50, तो नेक्स्ट 50 मींस 51 से लेकर 100 तक, और निफ्टी 500 का भी इंडेक्स कर दिया है। तो जो निफ्टी के 500 कंपनी होते हैं, टॉप 500 कंपनीज, उसका इंडेक्सिंग। तो एक नंबर देता है बेसिकली, इसमें कोई सोचने में ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि 13,000 क्या है, 5,000 क्या है। एक बस उन्होंने एक बेस नंबर दिया होगा 1000, 500, उस बेसिस पे उसका अगर जो स्टॉक प्राइस बढ़ता है, इनका भी इंडेक्सिंग वैल्यू बढ़ता रहेगा। बस सबको वेटेज देता है ऑन देयर, उनका कितना मार्केट कैप है, सबको वेटेज देके चलता है। ठीक है, तो उसका बेसिस फिर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस पे फिर से अपना इस वाले पे। ठीक है, ये वाला हम लोग अब इंडेक्सिंग का थोड़ा सा दूसरा इंडेक्स देखते हैं कि हो क्या रहा है। निफ्टी आप देखो तो आप एक देखोगे तो निफ्टी 50 जो है, आप हमेशा देखोगे तो ग्रो किया गया। इसका जो चार्ट आप देखोगे ये कभी भी नीचे नहीं आया, इसका ऑलवेज ये आपका अप ट्रेंड में रहा है। तो हम लोग को निफ्टी 50 में पैसा लगाने में कोई घबराना नहीं है, क्योंकि निफ्टी कभी भी नीचे नहीं आई हुई है। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसका आप देखो निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक भी कभी भी नीचे नहीं आया। तो आप बैंकिंग वाली कंपनी में हमेशा लगा सकते हो जो निफ्टी 50 का पार्ट्स है। तो निफ्टी 50 का पार्ट्स आप देखोगे जो बैंकिंग का, निफ्टी बैंक निफ्टी है आपका, ये निफ्टी बैंक। तो आप देखो इसमें जो भी स्टॉक्स अगर आपके पास है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, अगर ये सब स्टॉक्स है आपके पास, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये इंडेक्स ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है आप देखोगे तो। तो ये हो गया।
और उसके बाद हम लोग इंडेक्स देखते हैं आईटी का। तो देखो आईटी भी देखो, अगर कभी भी जब से स्टार्ट हुआ इसका इंडेक्सिंग 2004 में बना हुआ है इनका, तो देखो ये तब से अभी तक बढ़ ही रहा है इंडेक्स आईटी का, कभी नहीं गया, देख सकते हो कभी भी डाउन ट्रेंड में आया नहीं, ऊपर ही है। फार्मा का देखो आप, फार्मा का जब था 2012 में, जब इसका इंडेक्सिंग हुआ था, इन्होंने 4000 से स्टार्ट किया था। देखो नीचे लिखा है, इन लोग नंबर दिया, ऐसा नहीं है कि 10,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी शुड नॉट बॉदर अबाउट कि नंबर क्या है, वी शुड नॉट रियली बॉदर अबाउट। 4000 से उन्होंने नंबर दिया है, और जितनी निफ्टी 50 कंपनीज उन सबको अपने साथ ऐड किया, जो भी टॉप कंपनीज है, क्लब करके सबको थोड़ा सा नंबर दे दिया कि 4000 में किसी को 500 दिया होगा पॉइंट, किसी को 600, किसी को कुछ, डिपेंड्स ऑन दियर मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, कोई भी भाग रहा होगा, चलना लगेगा, तो वो निफ्टी का इंडेक्स बढ़ता रहेगा। तो 4000 स्टार्ट हुआ था। अब देखो ये यहाँ तक तो अच्छा परफॉर्म किया था फ्रॉम 2012 अंटिल ये, अब देखो 2015 तक अच्छा परफॉर्म किया, प्राइस ऊपर ऊपर के साथ जा रहा है और ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद से 2015 का बाद से कंटिन्यूसली गिर रहा है, 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 यहाँ तक गिर रहा था। फिर बॉटम हुआ है 2020 में, जब कोरोना आई और फार्मा कंपनी में अच्छा रेवेन्यू उनका बढ़ने लग गया, तो वो देखो अब निफ्टी का इंडेक्स, सॉरी निफ्टी फार्मा का इंडेक्स बढ़ने लगा काफी तेजी से। तो निफ्टी का फार्मा का इंडेक्स अभी फिर से अप ट्रेंड में आ चुका, ऊपर की साइड आ चुका था, निफ्टी का ही हो गया। इन द सेम भी हम लोग देख सकते हैं दूसरा इंडेक्स, मेटल का इंडेक्स देखते हैं। तो हम ये इंडेक्स क्यों देखते हैं, तो फायदा क्या होता है ना, अगर आप इंडेक्स देखोगे पर्टिकुलर सेक्टर का, तो इसको निफ्टी मेटल्स का मतलब आप सेक्टर वाले मेटल वाले इंडेक्स देख रहे हो कि पर्टिकुलर सेक्टर में चल क्या रहा है। अगर आप इंडेक्स देख लोगे उस पर्टिकुलर सेक्टर, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हो क्या रहा है। इसको कैसे देखना है, सिंपल तरीका, यहाँ जाके आप सर्च करोगे जिस भी इंडेक्स में देखना है, निफ्टी सपोज मेटल देखना, मेटल सर्च करो, यहाँ पे निफ्टी मेटल आ गया, तो ये चार्ट बन के आ गया। तो आप देखो यहाँ पे ये कुछ भी 2002 में था, ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। अब देखो एक साइक्लिक चलता ही है, जिसका कोई चार्ट वन वे नहीं है, जैसे निफ्टी 50 का था। अब देखो एकदम वन वे है, तो इसमें कभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कि इसमें पैसा लगे, क्योंकि देखो इसमें पैसा जिग हो रहा है। अब 2000 में नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, तो साइक्लिक स्टॉक बोलते हैं इस टाइप को, इसको डिफेंसिव नहीं बोलते हैं। तो लेकिन अब देखो ये क्या, अगर निफ्टी मेटल्स वाली कंपनियां सबसे ऊपर चली है, ऑल टाइम हाई पे एकदम ऊपर, इसका मतलब कि इसमें अब मेटल वाली कंपनी में अब कुछ नया साइकिल डेवलपमेंट हुआ है, कुछ हुआ है जो अराउंड एटलीस्ट मुझे लगता है कि अराउंड 2-3 साल तो चलती है इसमें रैली। अब मेटल वाली कंपनी में मुझे लगता है कुछ और 1-2 साल तो रहनी चाहिए मेटल वाली कंपनी, ये इंडेक्सन बता रहा है। इसी प्रकार निफ्टी इंफ्रा कंपनी है, इंफ्रा वाले कंपनी में देखो काफी जिग चल रहा था, वन वे नहीं है, लेकिन अब इसमें एक अच्छा सा मूव आया और एक नया हाई बनाया, तो एक अच्छा इंडेक्सन दिखा रहा था। ये भी निफ्टी 50 में इंफ्रा वाली कंपनी में अच्छी चल रही है। एनर्जी वाली कंपनी में देखो आपको जिग था, जो एनर्जी वाली कंपनी, तो वो भी लेकिन अब हाई बना रहा है, ये भी अच्छी बात है। एफएमसीजी वाली कंपनी, तो ये देखो वन वे। तो हम लोग एज एन रिटेल इन्वेस्टर्स, हम लोग क्या करना होता है, जो भी कंपनी का इंडेक्स सेक्टर का, हम लोग उसी कंपनी इन्वेस्ट करना है जिसका रियली वन वे हो सेक्टर का, मतलब वो अब देखो जिसका ग्राफ एकदम इस तरह का बनाओ, कुछ इस तरह का, जिसका 45 डिग्री में, अगर आप देखोगे इसको ट्रायंगल का एंगल, अगर 45 डिग्री में देखो, 40 अराउंड 35 है, इसको 45 डिग्री में अगर ये बनता है, अब देखो चार्ट, तो 45 मतलब 40 to 45 डिग्री में अगर ये बन रहा है, अगर अगर वो इंडेक्स जा रहा है, तो उसके अंदर जो जो कंपनी हम उसी में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे ये एकदम वन वे रैली जा रही है, देख लो जब से स्टार्ट हुआ 2012 से, इसमें जो भी कंपनियां थी निफ्टी एफएमसीजी में, तो हम देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी में कौन कौन कंपनियां, पे चेक कर लेते हैं यहाँ पर आराम से। यहाँ गए निफ्टी एफएमसीजी स्टॉक्स का नाम देखते हैं, इसमें हिंदुस्तान लीवर है, यूनिलीवर, आईटीसी है, नेस्ले है, डाबर है, ब्रिटानिया है, टाटा है। तो हम लोग इन सब में ही, तो अब इन सब में ऐसा नहीं कि सबको ले लेना है, ये निफ्टी एफएमसीजी का पार्ट है, तो उसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सिंस हम लोग देख चुका है कि निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स हमेशा ऊपर की साइड ही गया है, नीचे कभी नहीं गया है, कोई जिग नहीं, एकदम स्ट्रेट, एकदम 45 डिग्री में जा रहा है। तो इन सब की कंपनियों में इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग सब जाकर ले लेगा, इसमें भी देखेगा कि कौन सा बेस्ट है, जो हम लोग आगे पैरामीटर्स पे चेक करेगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा क्या है। तो उस बेसिस पे हम लोग, जैसे हिंदुस्तान लीवर्स फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान लीवर्स को देखते हैं, तो यहाँ पे जाकर हिंदुस्तान लीवर्स फॉर एग्जांपल, यहाँ जाके पर्टिकुलर सेक्टर में जाके उस पर्टिकुलर सेक्टर कंपनी देख रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर सपोज आया। अब देखो तो चार्ट, अब देखो जब से ही बना है, ये कभी भी 1995 से देखो, इसका प्राइस 71 से स्टार्ट हुआ था, ऐसे करंट प्राइस 24488 तक चला गया, काफी मतलब अच्छा चला गया। देखो तो इस तरह कंपनी हम लोग इन्वेस्ट करना है हमें, चलो इसका ग्राफ एकदम वन वे है, वही लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करना, बाकी कंपनी को इंडेक्स नहीं करना। दूसरी कंपनी फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेस्ले, नेस्ले देखते हैं हम लोग, नेस्ले का क्या सीन है। नेस्ले का जो एफएमसीजी का पार्ट है,
आप देखो नेस्ले ये भी एकदम वन वे है। तो हम लोग को जब भी पोर्टफोलियो बनाना है तो हम इस टाइप की कंपनी को ही बनाना है जिसका ग्राफ एकदम वन वे है। नीचे वाला आपका बता रहा है टाइमलाइन और ऊपर वाला बता रहा है कब से शुरू हुआ है स्टॉक्स, और ऊपर वाला बता रहा है कि करंट शेयर का प्राइस क्या है। तो आपने एफएमसीजी भी देख लिया। हम लोग चलते हैं निफ्टी ऑटो में चलते हैं। तो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स देखो, तो इसका ऑटो का इंडेक्स काफी जिग जगह, पहले तो सही चल रहा था, तो यहाँ तक भी अच्छा चला था, कम अराउंड 2012 से लेके 2000 आपका 18 तक पता चला। लेकिन 2018 के बाद इस ऑटो इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा सा क्रैश आया और 3 साल तक बेचारा फंसा हुआ है इसको, देख रहे हो। तो अभी इसमें लेकिन फिर से स्टार्टिंग हो गया, चलने को स्टार्ट हो गया। तो निफ्टी वाले कंपनी ये थोड़ा सा जिग जैग है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है बच कर रहना चाहिए हम लोग को। जिसका ग्राफ एकदम वन वे है उसी टाइप की कंपनी में हम लोग रहना है। अब तो इसको निफ्टी ऑटो में कंपोनेंट कौन कौन है निफ्टी सेक्टर का ऑटो में, तो निफ्टी कंपोनेंट जाना, यहाँ पीछे जाओगे आप और निफ्टी ऑटो में जाओगे। ऑटो में जाके स्टॉक्स का नाम आप चेक कर लो कौन कौन सा स्टॉक्स है। मारुति सुजुकी, बजाज, टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर परफॉर्म नहीं किया था, हाँ देखा वो 3 साल से, इसलिए इसमें आ गया लिस्ट। मदरसन सुमी नहीं आया था, बिल्कुल नहीं चल रहा था काफी टाइम से। ये सब कंपनीज है जो मारुति सुजुकी थी, इसलिए इनका चार्ट भी आप देखो खुद निफ्टी ऑटो गिरा है। तो ये बेसिकली ये सेक्टर का इंडेक्स बता रहा है आपको कि सेक्टर में क्या चल रहा है, वो पूरा क्लब करके एक इंडेक्स बना देता है उन लोग उस पर्टिकुलर कंपनी को। अब देखो तो निफ्टी ऑटो में कितनी कंपनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंपनी। इन 15 कंपनी को, टॉप कंपनी को मिला के इन लोग एक इंडेक्स बना दिया, एक नंबर दे दिया अपना, जैसे निफ्टी 50 का होता है इसी प्रकार सेम निफ्टी इसका हो गया, अपने ऑटो का बना लिया। तब इसलिए सेक्टर आपको देखना है कौन सेक्टर में चल रहा है टर्न अराउंड। जो सेक्टर में टर्न अराउंड चला हम उसी कंपनी में हम लोग उसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाएंगे हम लोग। तो ये सब सेक्टर तो रियल एस्टेट है, जैसे मान लो रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में देखो एकदम ये चल रहा है। आप देखो खुद 10 साल से बोल रियल एस्टेट में कंपनी का देखो क्या चल रहा हो। 2011 से लेकर जो बूम है उसके बाद से पूरा कंपनी कंटिन्यूसली गिर रहा है, कोई स्टॉक्स में मतलब कोई रिकवरी नहीं है। तो इस टाइप की कंपनी हम लोग अवॉइड करेंगे निफ्टी रियलिटी के जो भी है। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमेशा बनाना हम लोग उस टाइप का स्टॉक जिसका चार्ट एकदम वन वे है। तो हम लोग यहाँ से जैसे ये हो गया फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 बेस्ट है एकदम, यहाँ के स्टॉक जो भी होंगे हम वो पकड़ लेंगे अपने पोर्टफोलियो में। निफ्टी मीडिया है, तो निफ्टी मीडिया का देखो अब क्या हाल है, एकदम कचड़ा है, मर गया है बेचारे एकदम। पहले तो सही चला लेकिन अब चल गया। तो हम लोग जब भी जो डाउन ट्रेंड में आए, नीचे की साइड आए, उस तरह का कंपनी को हम लोग बिल्कुल अवॉइड करेंगे। जैसे ये देखो ये वन वे का तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही नीचे आ गया बिल्कुल, तो इस टाइप में जो भी इंडेक्सिंग में से कंपनी होगा हम लोग इस कंपनी को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो इसका देखते हैं निफ्टी मीडिया में कौन कौन सी कंपनी आती है। निफ्टी मीडिया में हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और मीडिया में क्लिक किया और हमने देखा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी है। सन टीवी, जी, अब देखो ना पीवीआर चल रहा है, ना जी इंटरटेनमेंट चल रहा होगा, ना सन टीवी चल रहा होगा, ना इनोक्स लेजर चल रहा होगा, ना डिक्स टीवी चल रहा होगा, टीवी। इन सबका आप देखना शेयर प्राइस एक चेक चेक करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल सन टीवी और जी का देखते हैं, आप देखते हैं इनका भी लगभग वही हाल होगा जो इसका हाल है, क्योंकि वो इंडेक्स से ही बना हुआ है। तो हम लोग देखते हैं जी इंटरटेनमेंट का क्या हाल है। तो जी इंटरटेनमेंट आप देखो क्या हाल है जी का, देख लो पूरा अंडर परफॉर्म करा हुआ है करीब 3 साल से, देख लो। तो इसको बिल्कुल लेके फायदा नहीं है। सन टीवी का देख लेते हैं, देखो ये भी ऐसे गिरा हुआ है। तो इससे पता चल जाता है एक्चुअली ये जो इंडेक्स ना रेफरेंस बता जाता है ये क्या चल रहा है मार्केट में। तो हम लोग जो सेक्टर का, जिसका पर्टिकुलर सेक्टर का इंडेक्सेस अगर ऊपर की साइड है, इस विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट ये पर्टिकुलर पिक्चर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि चल क्या रहा है। हाई लेवल आप दूर से देख लो बड़ा सा करके कि क्या चल रहा है, इसको देख के आपको अवॉइड करना है बिल्कुल इस सेक्टर की कंपनी में। मेटल में अभी हम लोग पहले तो जिग था, लेकिन अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। रीजन क्या है, अभी नया रैली बना दिया और नया हाई बन के चल रहा है इसका। पहले तो मर रहा था इस टाइम तक, तो हम लोग बिल्कुल भी इस रीजन तक तो हम लोग बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जैसे आपको दिखा रहा हूँ कहाँ गया ये ट्रायंगल, थी इस जो पैटर्न यहाँ तक, तो अब देखो यहाँ तक हम इसको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अरे ठीक, यहाँ इस जो भी इस जगह तक आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब ये जब जब ये 2020, हाँ इधर आई थिंक 2012 जुलाई से, जो भी इस टाइम से यहाँ से शुरू हुआ है जो भी रैली इस पर्टिकुलर जगह से, यहाँ से हम लोग इन्वेस्ट कर सकता था। अप्रैल से इवन यहाँ से इन्वेस्ट, अभी भी इन्वेस्टमेंट होने को डरने की बात नहीं है अभी तक। जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग इसमें बने रहेंगे इस पर्टिकुलर मेटल वाली कंपनी में। तो मेटल वाली कंपनी हम लोग को पता है, एक बार देख लेते हैं फिर से क्विकली। तो निफ्टी मेटल्स में चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है। जैसे हम लोग अदानी इंटरप्राइजेस का पार्ट है, जेएसडब्ल्यू है, तो जेएसडब्ल्यू को तरफ देखते हैं कि चल क्या रहा है इसमें। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में हो क्या है, तो ये इसी का पार्ट है, इसी से बन के आया, निफ्टी मेटल का कंपोनेंट है वो। जैसे तो निफ्टी जिंदल स्टील आप देखते हैं, देखो आप ये खुद देखो, देख रहे हो आप, अभी इसमें एक भयानक सी रैली आई हुई है इसमें।
तो इसमें बना हुआ था, अभी जब तक है चलेंगे हम लोग, वेट करेंगे जब तक ये नीचे ना आए, हम लोग इसको पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी इस कंपनी को। तो हम लोग इस टाइप कंपनी में बचा रहेगा अभी, ठीक है। इंफ्रा वाली कंपनी जो भी होगी इस सेक्टर में, इनको हम पकड़े रहेंगे, जो भी है इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा हम लोग अभी भी। एनर्जी वाले में भी रहेगा, जो भी एनर्जी का जो कंपनी है उसमें रहना है। एफएमसीजी वाली कंपनी में रहेगा, क्योंकि अप ट्रेंड में है, इसलिए नेस्ले वस्ले, डाबर वाबर देखो, मरिको वरिको सब चल रही है सब, क्योंकि उसी का पार्ट है। ऑटो वाली कंपनी में, सॉरी, ऑटो वाली कंपनी में हम लोग थोड़ा सा अभी सावधानी बरतेंगे, मतलब ठीक है क्योंकि ऊपर आ ही रहा है बेचारा धीरे करके, लेकिन इसका पार हो जाएगा तो और ऊपर जाएगा, एक नया इंडेक्स बनेगा, तो ऑटो वाली कंपनी में भी ठीक है। रियल एस्टेट कंपनी में हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अभी लेने के लिए, क्योंकि इसका बहुत एक जिगजैग है, डाउन ट्रेंड है, जब तक ये थोड़ा ऊपर ना आ जाए यहाँ तक, तब तक हम लोग इसमें लेंगे। अब पीएसयू जो बैंक है, आई थिंक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी, इसका भी हालत बहुत ही खराब है। अब देखो एकदम ऊपर जाता है यहाँ पे इंडेक्सिंग 2020 में, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब देखो इतना दिन से चल नहीं रहा है, अभी थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं फिर भी इसको बोलूंगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को थोड़ा दूर है इससे अभी। तो हम लोग जो वन वे है उस तरह कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जैसे ये हो गया निफ्टी प्राइवेट बैंक, अच्छा है। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक को देखो आप, कभी भी 2012 जब से आया है एकदम कंटिन्यूअसली गिर रहा है, कि कभी भी कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया कि बाई करना है। देख लो ये जो निफ्टी पीएसयू बैंक अभी चल रहा होगा 20%, 10% में देखा लोग घुस रहे हैं बड़ा बड़ा, लेकिन अब ओवरऑल देखो जब से आया है मार्केट में इसने पैसा बना के नहीं दिया। निफ्टी बैंक अगर हम पीएसयू बैंक में जाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे निफ्टी पीएसयू बैंक में अगर जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ का स्टॉक्स का नाम फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेता है हम लोग, स्टेट बैंक को छोड़ते हैं कि ये थोड़ा परफॉर्म अभी स्टार्ट किया है, लेकिन दूसरे बैंक पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओवरसीज बैंक और पीएनबी। एक्सेप्शन तो रहेगा, कोई ना कोई बैंक तो अच्छा कर देता है, इंडिया ओवरसीज बैंक, तो ये फॉर एग्जाम्पल है। अब ये देखो इसका इसका परफॉर्मेंस बैंक ऑफ बड़ौदा लो। वो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, इसको देखते हैं फॉर एग्जांपल, वो सरकारी बैंक है, ठीक है। आप देखो इसको, इसका हालत अब देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ से तो ठीक चला था, लेकिन उसके बाद से जब से ये 2010 से लेकर आप देखो कुछ भी पैसा बना के नहीं दिया एक तरह से लोगों का। अब देखो कितना पैसा नुकसान किया है, बल्कि ये बैंक अगर प्राइस रेंज में जाया जाए तो देखो आप करीब 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 60% 70% नीचे में होगा, अगर आपने ऊपर लिया होगा इस प्राइस में कहीं भी। 50% तो मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का 50% नीचे ही होगा पीछे जब से लिया है। तो ऐसा कंपनी में कभी भी पैसा लगाना नहीं है जो एकदम डाउन ट्रेंड में, इसको अवॉइड करना है इस तरह का बैंक में। तो सरकारी वाला कोई भी बैंक आप देखो लगभग सब कचड़ा होगा। इसका पता क्या चल जाता है हम लोग को, इस निफ्टी पीएसयू का इंडेक्सिंग वाले चीज से ये बता देता है कि भाई इस जगह में हम लोग को अब दूर रहना है, नहीं पकड़ना है हम लोग को, हम लोग सिर्फ वही पकड़ना है जिसका वन बाय रैली है। अभी जैसे निफ्टी फार्मा है, निफ्टी फार्मा बहुत दिन चल नहीं रहा था, लेकिन अब इसने पकड़ लिया लाइन, तो निफ्टी फार्मा अभी थोड़ा रैली रहेगी कुछ भी, तो अभी थोड़ा दिन चलेगा, क्योंकि एकदम ऊपर आ गया, देखिए सब डाउन ट्रेंड में था लेकिन ऊपर आ गया। इन द सेम वे निफ्टी आईटी तो कभी नीचे गया ही नहीं है, तो निफ्टी आईटी वाली कंपनी देखो, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ये लोग कभी नीचे गई ही नहीं है। आप अगर आप जब से शेयर प्राइस देखोगे, मैं अगर एचसीएल का दिखाऊं आपको, तो निफ्टी आईटी में, आईटी मतलब आईटी वाली कंपनी जो भी इसके इंडेक्स का अंदर है, मैं एचसीएल का दिखाऊं प्राइस फॉर एग्जाम्पल, आप तब एचसीएल देखो, तो एचसीएल का प्राइस देखो कंटिन्यूअसली ऊपर की साइड है। आप विप्रो का देखो, ये हमेशा आपको जितने भी इंडेक्सिंग मिलेगा तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर ये देख लो आप कंटिन्यूअसली ऊपर, ये स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट को मैं आगे बताऊं क्या होता है, ये ऊपर की साइड गया हुआ है। अब टीसीएस ले लो, देखो एकदम बिल्कुल वन वे रैली है एकदम सब आईटी वाली कंपनी। तो आईटी वाली कंपनी में तो इसलिए भी ये अभी तक इंडिकेट करा है कि आईटी वाले सेक्टर में अभी तक बूम है, कोई डरने की बात नहीं है, इस तरह कंपनी हम लोग रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बता दिया हर उस सेक्टर में कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक में, मुझे लगता है काफी लंबा हो गया इसको फिर आगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब अपना स्लाइड में की ओर, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग बता रहा है कि एनएससी का जो इंडेक्सिंग हुआ था, बेस इंडेक्सिंग 50 का, वो 1000 से हुआ था 1995 में, और अराउंड 15 से 20% का आपको एवरेज मतलब मिला है आपको 26 ईयर में रिटर्न करीब करीब, ठीक है। तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है एनएससी में, ठीक है। अब हम स्टॉक मार्केट दो तीन चीज टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ क्या है, कि होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, कि आप कब तक रख सकते हो स्टॉक को। आप कुछ मिनट से, कुछ सेकंड से लेके स्टॉक को फॉरएवर अपना होल्डिंग में रख सकते हो, कोई रीजन नहीं है। 1 मिनट से लेके आप लाइफ टाइम तक स्टॉक को अपने पास रख सकते हो। और कैसे कैलकुलेट करता है रिटर्न की, रिटर्न कैलकुलेटर की कैसे प्राइस करता है, उसके लिए होता है कोई स्टॉक का प्राइस चेंज किस होता है, जो भी स्टॉक प्राइस चेंज होगा वही आपका रिटर्न होता है। मान लो 100 रुपीज का स्टॉक अगर 110 गया, तो जो 10 गैप होता है वही आपका परसेंटेज होता है, वही गेन होता है आपका, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होता है, जो मार्केट में इन्वॉल्व होता है, स्टॉक को बाय सेल करता है, उसको बोलता है मार्केट पार्टिसिपेंट। कितने टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेडर्स और दूसरा होता है इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स भी क्या कैटेगरी है, एक होता है डे ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स का मतलब होता है जो भी 9:15 से लेकर 3:20 तक मार्केट में ट्रेड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्राडे या डे ट्रेडर्स। दूसरा टाइप का ट्रेडर्स होता है जिसको बोलते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर क्या होता है, जो एक बंदा जिसका क्वांटिटी बहुत हाई है लेता है, लेकिन वो 1 या 5 मिनट में
ट्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, उसको पता है कि टीसीएस का न्यूज आने वाला है, कुछ भागेगा स्टॉक, वो घुसता है 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी लेता है और ₹2 मूवमेंट होता है, वो लेके फिर निकल जाता है, उसको बोलता है स्कल्पर। और एक होता है ट्रेडर्स जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स को मोस्टली मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने कोई स्टॉक लिया, एक वीक से लेके फ्यू वीक तक आपने होल्ड किया, मतलब एक हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, एक महीने तक होल्ड किया, उसको बोलता है स्विंग ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग कैटेगरी में आता है इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट, एक होता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स उसको बोलते हैं, दो तरह का इन्वेस्टर होता है, एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टर्स और दूसरा होता है वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो ग्रोथ इन्वेस्टर उसको बोलता है आइडेंटिफाई कंपनीज व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ इमर्जिंग मार्केट एंड माइक्रो ट्रेंड्स। द ग्रोथ इन्वेस्टर्स होता है इसको बहुत ऑप्टिमिस्टिक, जैसे ग्रीन एनर्जी आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, उनको लगता है कि भाई ये तो फ्यूचर है, एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा सबको लाइफ, तो उस कंपनी में लेके हम लोग छोड़ देते हैं और ग्रोथ का वेट करते हैं कि आए। तो उसका एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी, सोलर एनर्जी, इस टाइप का कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और भूल जाते हैं, उसको बोलता है ग्रोथ इन्वेस्टर्स। और दूसरा टाइप का इन्वेस्टर्स को बोलता है वैल्यू इन्वेस्टर्स। वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या होता है, वो इस टाइप का इंडेक्स होता है, आइडेंटिफाई गुड कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर इन ग्रोथ फेज, मैच्योर फेज, but beaten down significantly due to the short term market sentiment, thereby making a great value buy। तो कोई भी कंपनी जो गिर गया है, अच्छी कंपनी होगी लेकिन वो गिर गया है किसी चक्कर में, अदानी पावर्स का देखो न्यूज आ गया, अदानी वाले वो गिर गया, नेस्ले के बीच में आया था कि नेस्ले में केमिकल है, मैगीज में, वो प्राइस गिर गया, फिर लोग उस अपॉर्चुनिटी को वेट करते हैं और उसको ले लेते हैं सस्ते में। उनको लगता है कि ये कंपनी तो अच्छी है, गिरेगी नहीं, तो नया लेके सस्ता में अच्छी कंपनी को और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, उसको बोलता है वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आप चेक करो कि आप क्या हो, वैल्यू इन्वेस्टर्स हो, ग्रोथ इन्वेस्टर्स हो, यस ट्रेडर्स हो, स्विंग ट्रेडर्स, ये आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है, आपको कुछ दिन रखना है या लॉन्ग टर्म रखना है। तो मेरा कैटेगरी अगर मुझसे पर्सनल डिस्कस किया तो हम लोग क्या करना होता है, हम लोग को दो तरह का कैटेगरी बनाना है, दो अकाउंट बनाना है। एक अकाउंट जो ट्रेडिंग यूज करना है और एक अकाउंट इन्वेस्टमेंट यूज करना है। इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छी कंपनी आपको दिख रहा है तो उसका पैसा, उस कंपनी को होल्ड करो और उसको अच्छा रिटर्न का वेट करो, 6 महीना, साल भर, 3 साल, 5 साल, जो भी आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। और ट्रेडर्स ऐसा होना चाहिए जो आप, मैं तो स्विंग करता हूँ, डे ट्रेडिंग करने की ऑफिस जॉब होता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में करना क्या होता है, कुछ समय लो अच्छे स्टॉक्स को और कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज, 2%, 5%, कुछ भी मंथली का आप लेकर चलो कि मुझे 3% मिल जाए मंथली का, तो मंथली का 3% तो साल का आपको अराउंड 36% हो जाता है। अगर आप उसको फिर से री इन्वेस्ट करोगे 3% होता है, अराउंड 50% रिटर्न आपको साल में मिल जाएगा। तो एक वो भी कर सकते हो। तो दो कैटेगरी होना चाहिए, कुछ ट्रेडिंग में करो, अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए है तो 70,000 आप उसको इन्वेस्टमेंट में कर दो, 30,000 का आप ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग से फायदा क्या होता है, थोड़ा करने से फायदा ये है कि जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर होता है, बेसिकली मैं मतलब मैं ज्यादा यूज करता हूँ, रेंट हो गया, गाड़ी का आपका सर्विसिंग हो गया, जो भी घर पे जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है बेसिकली आपके घर का, वो आप ट्रेडिंग से निकाल लो आपका, और जो आपसे आपको पैसा आ रहा है सैलरी, उसको एकदम आराम से सेफ अकाउंट में उसको डाल दो। तो बेसिकली ट्रेडिंग का पर्पज ये होना चाहिए आपको कि ताकि आपको, क्यों ट्रेडिंग से मार्केट है तो कोई फिक्स अमाउंट तो होता नहीं है, लेकिन हाँ ट्राई करना है कि कंसिस्टेंट बना के एक्सपर्टाइज गेन करके कि आपको उतना पैसा मिल जाए ताकि आपका बेसिक जो काम होता है हो जाए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो, सिंस आपको बच्चे होंगे तो बच्चे 20 साल बाद शादी करेंगे, कोई हायर स्ट्रेस ले जाएंगे, कोई जॉब करेंगे, कुछ करें, तो उस टाइम उनको बिग अमाउंट चाहिए, तो ऐसे कंपनी इन्वेस्ट कर छोड़ता है ताकि 20 साल बाद वो पैसा इतना बन जाए कि उनका शादी के लिए, उनका हायर स्टेटस के लिए काम आ जाए। इन्वेस्टमेंट का ये लॉन्ग टर्म गोल होता है बेसिकली, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाए और शॉर्ट टर्म के लिए आपका ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली एक रेशियो होना चाहिए। वो सब पे डिपेंड करता है, कोई 50-50 करता है, कोई 70-30 करता है, कोई कुछ करता है। तो मैं नॉर्मली 50-50 रखता हूँ, मुझसे पूछा है 50% मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 50% मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, 2-3 टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं जो क्विकली कि क्या होता है। जैसे मार्केट का जार्गन जो यूज करते हैं, जैसे बुल मार्केट होता है। बुल मार्केट क्या बोलता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है एकदम, जैसे अभी जो चल रहा है वो बुल मार्केट है। और एक होता है बियर मार्केट। बियर मार्केट उसको बोलता है बियरिश, मतलब अगर जब मार्केट गिर रहा है एकदम कंटिन्यूसली, जो 2008 से लेके 18 से लेके 20 तक मिड कैप स्मॉल कैप कमी गिर रही थी तो बियरिश मार्केट था। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बुल मार्केट चला, तो उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश है, और बुल मार्केट में भी हम लोग है। और उसका एक टर्म यूज होता है, ये फाइनेंशियल मार्केट में बहुत कॉमन होता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जानने आप लोग क्या बोलते हैं। ट्रेंड होता है, ट्रेंड का मतलब कि मार्केट कैसा है अभी। अब ट्रेंड का मतलब ऊपर की साइड मार्केट है, उसको हम बुलिश बोलते हैं। अगर नीचे की साइड है मार्केट तो उसको बोले डाउन ट्रेंड है। और साइडवेज, ये मार्केट ऊपर भी जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे, को साइडवेज बोलते हैं। और एक नया टर्म है 50 वीक हाई और 50 वीक लो। इसका मतलब क्या होता है, 50 वीक हाई का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टॉक एक साल पहले जो प्राइस था, मान लो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का 100 रुपीज, और एक साल बाद अभी उसका 102 हो गया, तो उसको बोलेगा उसने 52 वीक हाई बना लिया, उसने एक साल का अपना। 52 वीक नथिंग में एक साल होता है आपका मार्केट में, अगर देखा जाए तो 50 वीक्स एक साल में होता है। ऐसे 65 होता है, जो मार्केटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू तो 52 वीक मानते हैं हम लोग। तो वो एक साल का जो प्राइस पहले का अगर तोड़ के निकल जाता है, जो 100 रुपीज था एक साल पहले, अगर एक साल बाद अगर वो 100 रुपीज है, तो
102 रुपीज को बोलेगा उसने नया 52 वीक हाई बनाया है, उसको बोलता है। एक होता और लो उसका जस्ट सिमिलर ऑपोजिट होता है। अगर एक साल पहले 100 था, उसको तोड़ के उसने 99 चला गया, 95, उसको एक साल का नीचे चला गया, उसको बोलता है 52 वीक लो। इन द सिमिलर वे ऑल टाइम हाई होती है, ऑल टाइम लो। ऑल टाइम हाई का मतलब अगर कोई भी स्टॉक अपना प्राइस एकदम ऊपर सबसे नया बना दे, उसको बोलते हैं हम लोग ऑल टाइम हाई। जैसे निफ्टी 50 देखोगे अब नया ऑल टाइम हाई बना रहा है 15,860, सबसे नया प्राइस बन रहा है आपका। बहुत कंपनी आप देखोगे जिसका बन रहा है, जैसे आपका मुथूस फाइनेंस हो गया, ये काफी कंपनी जो ऑल टाइम हाई बन। तो हम लोग का क्या है, मेरा फंडा क्या रहता है मैक्सिमम, अब हमेशा ऐसा कंपनी इन्वेस्ट करिए जो नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, क्योंकि जो नया ऑल टाइम हाई बना रहा है इसका मतलब उसमें कुछ नया चेंजेस आ रहा है, कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है, तभी वो नया ऑल टाइम होना था। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि जो 52 वीक हाई बना रहा है या ऑल टाइम हाई बना रहा है जो भी स्टॉक्स, उसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। और हम लोग चलते हैं कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पोजीशन किसको बोलते हैं। अगर आप जब किसी स्टॉक को बाय करते हो तो हम लोग लॉन्ग बोलते हैं कि उसको हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए, और किसी स्टॉक को सेल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट बनाए। एक दूसरा बोलता है स्क्वायर ऑफ, क्या होता है, अगर आपने कोई स्टॉक को लिया और सेल कर दिया तो उस चीज को हम बोलता है, उस पर्टिकुलर चीज इवेंट को बोलता है हम लोग ने स्क्वायर ऑफ कर लिया पोजीशन। कि इंटरडे पोजीशन में सेम डे लिया, सेम डे बेचा, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरडे पोजीशन। और नया चीज वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या है। तो वॉल्यूम क्या होता है ना, कि एक दिन में जो भी पर्टिकुलर शेयर्स आपको रिलायंस का है, जितना भी नंबर शेयर्स एक दिन में बिका या सेल किया, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। किस पर्टिकुलर डे में वो स्टॉक्स ने कितना वॉल्यूम हुआ है। तो इसका मतलब टोटल टोटल ट्रांजेक्शन बोथ बाय एंड सेल पुट टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक ऑन ए पर्टिकुलर डे। अगर कल मंडे को अगर रिलायंस का शेयर 1 लाख शेयर से, जिसमें 50,000 सेल हुआ है, 50,000 बाई हुआ है, फिर सेल से, तो जो भी टोटल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ शेयर्स को ट्रेडिंग होता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक दो चीज की क्या होता है। तो आप कैसे बनाओ, तो लॉन्ग पोर्शन में क्या होता है, अगर आपने स्टॉक बाई किया अगर वो सेल किया है और उसका प्राइस ऊपर मिलता है, अगर प्राइस ऊपर गया तो आप प्राइस, अगर शेयर प्राइस बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में थोड़ा सा हाईलाइट बताता हूँ कि शॉर्ट बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि नहीं शॉर्ट होता क्या है। होता है कि ना, मार्केट में अपना स्टॉक को पहले नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को बाय करता है फिर सेल करते हैं, लेकिन हम रिवर्स भी कर सकता है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट करना, जो शॉर्ट पोर्शन बोलते हैं। मतलब आपको दिख रहा है कि एग्जाम्पल रिलायंस है जो 2000 रुपीज का भी है, आपको लग रहा है कि एजीएम हुआ इनका, उनका कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो प्राइस गिरेगा, तो आप क्या करोगे, उसको सेल कर सकते हो पहले जाके। मतलब आपने पहले सेल किया फिर अब बाई कर लो, तब प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज को मान लो 100 रुपीज में सेल किया, कुछ सामान को मतलब के, और आपने 90 रुपीज में खरीद लिया, ऑब्वियस आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जो 10 रुपए का प्रॉफिट होता है उसी को बोलता है कि हम लोग को पोर्शन। तो मतलब सेल में अगर आपको गिरता है तो आपको बाई भी करना, अगर आप सेल किया तो आपको बाई करना ही पड़ेगा, आपने बाई किया तो आपको सेल करना, तो दोनों कॉम्बिनेशन साथ साथ चलता है। तो आप शॉर्टिंग भी कर सकते हो मार्केट में। आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट कोई पर्टिकुलर कंपनी गिरने वाली है, उसको पहले सेल कर दो फिर आप बाई कर लो, तो जितना प्राइस कम होगा गिरेगा, जो गैप मिलेगा आपको वही है। तो 100 रुपीज से अगर 90 आ गया सेल में तो 10 रुपीज गैप होगा, क्योंकि उन्होंने बाई नीचे बाई कर लिया, उन्होंने महंगा बेचा और सस्ता खरीद लिया। तो इसको बोलता है हम लोग शॉर्ट पोजीशन। तो ये भी कर सकते हैं, उसको बोलता है शॉर्टिंग, ये शॉर्ट पोजीशन। ठीक है। अब हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन पे चलते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या क्या होता है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब ये होता है कि जब भी कंपनीज क्या बोलता है, जो वो होती है क्या बोलता है, अपना उनको कुछ प्रॉफिट होता है और कुछ अपने एक्शंस निकालते हैं, हम लोग बताते हैं कि हो क्या रहा है, चल रहा है कंपनी में, तो उन लोग मतलब कंपनी का प्रॉफिट हुआ काफी अच्छा खासा, तो वो पैसे जो उनको मिलते हैं प्रॉफिट का, वो क्या करते हैं कभी अपने सेल्स होल्डर को दे देते हैं। मान लो आपने कमाया कुछ पैसा, वो पैसा चाह रहे हैं कि आपको शेयर करे अपने सेल्स होल्डर को, तो उस शेयर होल्डर का जो पैसा उन लोग देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। डिविडेंड दे देते हैं वो लोग। और डिविडेंड हमेशा ना आपका फेस वैल्यू पे होता है, जो मैंने आपको फेस वैल्यू बताया था काफी पहला स्टॉक बेसिक पार्ट 1 में। तो फेस वैल्यू अगर 10 है तो उन्होंने बोला कि अगर 100% अगर दे रहा है डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू, तो मतलब आपको 10 रुपीज का मिलेगा। अगर बोलेगा कि 50% अगर आपका दे रहा है डिविडेंड और फेस वैल्यू पे हम चाहते तो मतलब आपको 5 रुपए मिलेंगे पर शेयर पे डिविडेंड। और 20% दे रहा है डिविडेंड, वो हमेशा फेस वैल्यू रेस्पेक्ट, अगर फेस वैल्यू 10 है तो आपको मिलेगा, आपको 2 रुपीज मिलेगा। अब नया टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। पिछली बार लोगों ने मुझे पूछा था कि स्प्लिट स्टॉक्स और बोनस शेयर क्या होता है, तो उसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो फेस वैल्यू मान लो आपको किसी स्टॉक का है 10 रुपीज, जो हम लोग पहले जो स्टॉक लेते 10 रुपीज होता है, और जब भी स्टॉक बोनस शेयर्स इशू करती है, ठीक है, 1:1 में मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपको एक के बाद एक शेयर पे एक मिलेगा, इसको बोलते हैं बोनस शेयर। मतलब आपने एक दिया, आपको बदली एक का एक उसको मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया बिफोर
जब मार्केट, आप इसमें देखते हैं दूसरा कंपोनेंट क्या है, मार्केट कैप। ठीक है, तो मार्केट कैप इस कंपनी का मान लो आपको 120 करोड़ की है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 1:1 शेयर्स में उन्होंने वो कर दिया, क्या नाम है, स्टॉक को स्प्लिट वो कर दिया, आधा आधा कर दिया। तो क्या हो गया, जो मार्केट कैप हो गया आपका आधा हो गया, मतलब ये अब देखोगे तो 60 करोड़ हो गया। लेकिन इसमें जो नंबर्स ऑफ शेयर्स है ना, जो 100 का बोनस शेयर पे, वो नंबर ऑफ शेयर्स 100 के क्या हो गया आपका, आफ्टर बोनस था, ये 200 हो गया, डबल हो गया। सिंस मार्केट का आधा हो गया, तभी तो एडजस्ट हो जाएगा, तभी तो आपका देखो 60 into 120 करोड़ से रहेगा। तो यहाँ अगर आपका मार्केट कैप कम हो गया, आधा कर दिया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिया ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, बोनस शेयर में एक पे एक दे देते हैं उन लोग, 1:1 फ्री, मतलब एक पे। तो इसका नहीं है कि आपको वो बढ़े, लेकिन उसका जो मार्केट कैप हाफ हो जाएगा, प्राइस उसका क्या होता है, आधा कर देता है उन लोग उस पर्टिकुलर उसका शेयर्स का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर 2। अब इसमें क्या है, इसमें भी क्या किया इन्होंने, आधा कर दिया है मार्केट कैप, और नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गया। आप देखो स्प्लिट के केस में क्या रहता है, ये लोग शेयर्स आपके पास मान लो 10 शेयर्स है, तो वो आपका 20 हो जाएगा आपके आपके होल्डिंग में। लेकिन मार्केट कैप कम हो जाएगा तो उसका प्राइस जो होगा ना, हाफ कर देंगे उन लोग उस पर्टिकुलर। तो इसमें डिफरेंस यही होता है कि इन लोग जो आप देखो, तो फिर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट कैप 120 into 100 इक्वल टू 112,000, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होगी 12,000 फॉर एग्जांपल, कुछ भी हो, रुपीज हो, कुछ भी हो। उसका यहाँ पे क्या हो, आपने यहाँ पे देखो 60 into 200, ये 12,000 ही है, और यहाँ पे 60 into 200 12,000। अब देखो वैल्यू इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहेगा, ये कोई चेंज नहीं हुआ है। बस इसमें इन्होंने स्टॉक को, नंबर ऑफ स्टॉक जो था उसको डबल कर दिया, जो पहले 100 था नंबर ऑफ शेयर्स, वो अब 200 हो गया, इसमें भी 200 हो गया। बोनस शेयर में, अगर बोनस कंपनी बोलती है कि मैं आपको बोनस शेयर दे रहा हूँ 1:1, मतलब एक पे एक फ्री। और स्प्लिट भी करता है, स्प्लिट पे भी क्या होता है, 2:1 पे कर रहा है, मतलब मैं एक शेयर पे आपको एक शेयर और दूंगा। तो वो भी डबल हो गया स्टॉक। लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है, जो फेस वैल्यू होता है उस टाइम स्प्लिट पे, ये हाफ हो जाता है। जो 10 रुपीज था फेस वैल्यू, वो अब 5 हो गया। यही एक मेजर डिफरेंस है इसमें जो आपको देखने का। बाकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए सब सेम रहता है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट सब सेम रहता है, बस एक ही इसमें जो डिफरेंस आता है, ये आपका फेस वैल्यू जो होता है, जो हाफ हो जाता है। तो क्योंकि फेस वैल्यू हाफ हो गया, तो मान लो आप बोले, कंपनी बोले मैं डिविडेंड दे रहा हूँ, बोले 100% डिविडेंड दे रहा हूँ, तो 100% डिविडेंड कितना होगा, इस फेस वैल्यू 5 पे 5 रुपीज मिलेगा। लेकिन अगर अगर बोनस शेयर इशू करता है, तो अगर कंपनी को बोलेगा मैं डिविडेंड दे रहा हूँ 100%, तो फेस वैल्यू पर हमेशा डिविडेंड वैल्यू मिलता है, तो उसको 100% देगा, इसका मतलब यहाँ पे 10 रुपीज मिलेगा शेयर होल्डर को, लेकिन इस केस में सिर्फ 5 रुपीज मिलेगा। तो फेस वैल्यू घटने से नुकसान भी है, फायदा भी है। तो फायदा नुकसान देने को बस लोग फेस वैल्यू घटा देते हैं स्प्लिट रेशियो केस में, और बोनस के केस में इन लोग नहीं बढ़ाते हैं, फेस वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, एक नया टर्म है राइट इशू। राइट इशू का मतलब मैंने आपको पिछली बार से बताया था। फिर राइट इशू ये होता है जब कंपनी को पैसा चाहिए, वो पब्लिक से लेना चाहती है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उससे जो पैसा कलेक्ट करता है, उसको बोलता है राइट इशू। ठीक है, अब नया एक टर्मिनोलॉजी और आ रहा है, बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जब भी कंपनी से इन्फोसिस ने बाय बैक किया है, ऐसा क्यों करते हैं, जब मार्केट में शेयर्स उनका ज्यादा चले जाता है और कंपनी बहुत प्रॉफिट में आती है, उनका पैसा इतना ज्यादा कैश आता है, तो कंपनी क्या करते हैं, मार्केट से अपना शेयर्स कम कर लेती है। कम करने का फायदा ये है कि दो तीन है कि जो उनका जो प्रमोटर या पब्लिक के पास पैसा, मतलब कम शेयर्स हो जाते हैं, जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन, उनका शेयर्स कम हो जाता है, उनका डिविडेंड कम देना पड़ता है। और ताकि जितना शेयर अगर पब्लिक के पास जाएगा, तो बहुत चांसेस है कि ना कंपनी एक्वायर हो जाएगी। कोई कोई एक साथ मार्केट में आया, वो कोई जाके एक्वायर कर सकता है, उनको पावर वोटिंग राइट्स मिलता है, या जो भी उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सीट देना पड़ता है। अगर ज्यादा किसी को मान लो शेयर है किसी कंपनी के पास, एफआईए का या डीआई के पास, पब्लिक का, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह देना पड़ता है, उनको डिविडेंड देना पड़ता है, उनको वोटिंग राइट्स देना पड़ता है। देखो मेल आता होगा उसकी वोटिंग राइट्स में, अपने दिया नहीं हो किसी, मुझे पता है कोई वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन वो वोटिंग राइट्स आपके पास आता है कि वोट दे सकते हो, कुछ फैसला किया आप जाके बोल सकते हो कि हाँ ये है, उसमें जाके मीटिंग में जाके, एजीएम में जाके। तो वो सब आपका अगर आपने ज्यादा ले लिया, इसलिए कंपनी चाहती है कि अपना बायबैक कर लेती है शेयर्स को, और हमेशा ऊपर प्राइस में करती है। जैसे अभी इन्फोसिस ने न्यूज डाला है कि मुझे बायबैक वो 5% 10% ऊपर प्राइस में लेते हैं, ताकि बायबैक का मतलब ये है कि पब्लिक से जाकर पैसा को जाकर उसमें आप बोल सकते हो कि मैं अपना शेयर्स को मैं बायबैक में लगाना चाहता हूँ, मतलब आप मेरा ले लो कुछ भी। तो कुछ 10% हर रिटेल इन्वेस्टर्स को 10 से 15% मिलता है कि अपना शेयर उस पर्टिकुलर ऊपर प्राइस, मान लो सपोज इन्फोसिस का प्राइस 1000 रुपीज चल रहा है, और कंपनी ने उनको इतना प्रॉफिट हुआ, वो बोला है कि भाई मैं अपना मार्केट से कुछ शेयर्स को अपने पास ले लूंगा, ताकि उनको डिविडेंड विविडेंड ना देना पड़े, वोटिंग राइट्स ये सब चीज ना देना पड़े। वो बोलूंगा मैं 1100 में बाई करूंगा मार्केट से, 1100 पहले उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, फिर मतलब 10% ऊपर से, तभी तो फायदा होगा, तभी रिटेल इन्वेस्टर बोले ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स को अराउंड 10% या 15% शेयर ही बेच सकते हो, वैसा नहीं कि पूरा का पूरा बेच दोगे 11 में, नहीं। आप अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जो रडास है ये ब्रोकर को बोलना पड़ेगा, भाई मुझे अपना ये शेयर्स को बायबैक में
पार्टिसिपेट करना है तो आपको 10% शेयर, आपको 100 शेयर से तो 10 शेयर आपका इन्फोसिस का कंपनी के पास जाएगी और आपको 1100 रुपये मिलेगा। तो मतलब आपको 10% का प्रॉफिट होगा उस पर्टिकुलर 10 शेयर में, इसलिए बायबैक करते। तो इसमें रिटर्न इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, कंपनी को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है बेसिकली देखा जाए तो। उसको बोलता है बायबैक। ठीक है, अब की इवेंट हम लोग बता देते हैं मार्केट में क्या क्या होता है। एक होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी, जो इंटरेस्ट रेट बैंक जो आरबीआई करता है हर महीने में करता है, आई थिंक ये क्वार्टरली करता है उन लोग, कि हर इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ रहा है, हाउसिंग का इंटरेस्ट रेट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पता अगर हाउसिंग जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, उतना लोग फिर परचेसिंग ज़्यादा रहेगा अगर इंटरेस्ट रेट कम रहा तो। इन्फ्लेशन एक पैरामीटर्स होता है जो जो इन्फ्लेशन जो होता है आपका बताता है कि किस दर से महंगाई बढ़ रहा है, जैसे कितना परसेंटेज इंडिया में अभी 7 या 8% से महंगाई बढ़ता है, उसको बोलता है। जैसे आपका रेंट, सपोज आप रेंट पर रहते हो तो अभी 10,000 रेंट दे रहे हो, तो अगला 1 साल बाद कंपनी देखना आपको ओनर्स ये बोलते हैं कि 10% बढ़ जाएगा। तो मतलब 10% से बढ़ गया महंगा। इन द सेम वे फूड पे, खाने पे, हर जगह पे अप्रोक्सीमेटली 7% 8% इंडिया में बढ़ जाता है इन्फ्लेशन। उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन वो वर्ड। तो वो भी बताता है इंडिकेशन, वो आरबीआई निकालता है हर साल हर 3 महीना में कि इन्फ्लेशन कितनी महंगाई बढ़ी है। तो इस पे हम लोग डेटा को नजर रखना है। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो महंगाई बढ़ जाएगा, तो अच्छा बात नहीं। और एक नया टर्म आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जैसे ऑटो सेक्टर है उसमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उनका कितना नंबर ऑफ मोटर्स व्हीकल्स बने, बाइक बने, तो वो भी डेटा आरबीआई निकालता है बीच में, और बाकी कंपनी वो होता है। तो ये इंडिकेट करता है, इससे मार्केट में इन्फ्लुएंस होता है, इंडेक्सिंग का आगे पीछे बढ़ता है, ये एक पॉइंट्स है। अब बजट, जब बजट आता है जो 1 साल में एक बार जो फरवरी में आता है, फाइनेंस मिनिस्टर निकालते हैं कि बजट में क्या एलोकेट हुआ, कौन सा सेक्टर में कंपनी पैसा बोलता है। वो गवर्नमेंट बोली है कि मैं इंफ्रा सेक्टर में हम लोग बहुत पैसा डालेगा, हेल्थ सेक्टर में पैसा डालेगा, एजुकेशन में, तो पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज होगा उनको बेनिफिट होगा, तो उसको शेयर प्राइस मूवमेंट होगा। तो हम लोग को बजट सुनने से फायदा आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस सेक्टर में कंपनीज गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, तो उस कंपनी को, उस पर्टिकुलर कंपनीज को इंटरेस्ट मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा पर्टिकुलर गवर्नमेंट का पॉलिसीज। तो हम लोग को बजट्स भी बहुत नजर रखना है। अच्छा बजट है तो ऑब्वियसली कंपनी को मार्केट भी खुश होगा, अच्छा बजट नहीं है तो मार्केट गिर जाती है। ठीक है, तो एक है जो इवेंट्स जो हम लोग जानना चाहिए, मार्केट के इवेंट्स है जो मतलब मार्केट को, इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सब इंडेक्स पर हम लोग को नजर रखना चाहिए कि हो क्या रहा है। और एक है कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है। कॉर्पोरेट अर्निंग का मतलब है कोई भी कंपनी इंडिया में हर 3 महीना में उनको अपना रिजल्ट पोस्ट करना होता है। मान लो आप बिजनेस करने के लिए गए आपने, तो एसएल कंपनी है, तो एसएल ने हर 3-3 महीना में क्या हुआ उनका, कितना उन्होंने कितना कमाया, कितना खर्चा किया एम्प्लॉय पे, उनको टोटल प्रॉफिट कितना और कितना टैक्स दिया। तो ये जो होता है वो अर्निंग को बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट और कंपनी अर्निंग। इंडिया में 4 क्वार्टर होता है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, 4 क्वार्टर होता है रिजल्ट का। तो पहला जो क्वार्टर स्टार्ट होता है इंडिया में होता है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो होता है उसको हम लोग बोलता है Q1, जो 3 महीना तक होता है। और उसका रिजल्ट जो आता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाता है, जिसको बोलता है Q1। तो 3 महीना में जो भी कारोबार कंपनी ने किया और उसको रिजल्ट पोस्ट किया कंपनी ने, उसको बोलता है Q1, देन Q2, देन Q3। तो ऐसे करके Q2 हो गया जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, एंड ऐसा करते Q1, Q2, Q3, Q4। तो अभी जो हम लोग कौन सा क्यू में, अगर आप मंथ देखोगे तो अभी चल रहा है आपका मंथ, अभी मंथ चल रहा है आपका जून फॉर एग्जाम्पल। तो ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा क्वार्टर में, जून सॉरी, तो हम लोग है फर्स्ट क्वार्टर में, Q1 में। तो अप्रैल, मई, जून, तो 30 जून तक आपका जो भी कारोबार होगा तो उसका कंपनी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा जुलाई फर्स्ट वीक से। तो कंपनी का, तो कंपनी उसको बोलता है क्वार्टरली। कंपनी का क्वार्टरली मीन्स रिजल्ट की किस 3 महीना में क्या कारोबार किया, इसे देखना। रिजल्ट का सेशन हमेशा ऐसा रहता है। तो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देना। तो ईयर इंडिया में 4 क्वार्टर होता है, Q1, Q2, हर 3-3 महीने का। इसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, तो इसको मैं देखने के लिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ कि कैसे देखा जाता है इसको। ठीक है, इसको देखने का तरीका है, आप यहाँ पे आराम से यहाँ जाएंगे और यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है Skinner.in, में जो पहले हमने डिस्कस किया था। तो हम लोग Skinner.in यहाँ गया अपने, और एग्जाम्पल हम लोगों ने रिलायंस का गया, और क्वार्टरली जो रिजल्ट मैंने डिस्कस किया है हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे देखा जाता है। यहाँ पे आपको जाना है क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये देखना है। तो जुलाई 2018, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जुलाई, जून, सितंबर, दिसंबर। तो ये देखिए लास्ट उन्होंने मार्च का रिजल्ट पोस्ट किया, जुलाई का, जून का रिजल्ट आया नहीं है। तो ये बता रहा है कि सेल्स इतना इन्होंने बेचा सामान, एक्सपेंसेस इन्होंने इतना खर्चा किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना इनको प्रॉफिट मिला।
इस टॉपिक हम लोग फंडामेंटल जब एनालिसिस करेंगे तो इस टॉपिक हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेगा, लेकिन अभी जस्ट एक हाई लेवल समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है इसमें, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा दिखा जाता है। यहाँ पे जाके आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो अब एक जो मेन हम लोग को पॉइंट देखना है कि सेल्स कंपनी का बढ़ना चाहिए हमेशा, जो बढ़ रहा है बिल्कुल पीछे क्वार्टर से। दिसंबर में इतना सेल्स था, अब बढ़ गया। अब प्रॉफिट देखना है पीछे से बढ़ रहा चाहिए, और नेट प्रॉफिट देखने से भी काफी फिलहाल के लिए नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो पिछले क्वार्टर में, दिसंबर वाला क्वार्टर में 13,000 था, अब मार्च वाला क्वार्टर में 13,227 है प्रॉफिट। तो कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करे, बहुत अच्छी बात है। तो ये तीन चीज हम लोग अभी फिलहाल देखेंगे, सेल्स कंपनी कितना माल बेचा और उनका नेट प्रॉफिट क्या। बाकी हम लोग इग्नोर कर देंगे डेटा को, हम लोग जब पढ़ेंगे अपना खुद मेन ये फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक आएगा तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पैरामीटर्स करता है क्या था। फिलहाल बस इतना समझना है कि आपका सेल्स मतलब कितना माल बेचा, सब बेचने के बाद उनको नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि इतना प्रॉफिट में आएगा। और ये देखना है कंटिन्यूअसली, ये मंथ वाइज मंथ है, मतलब क्वार्टर वाइज क्वार्टर है, ऑब्वियस बात है, जून का, सितंबर का, मार्च का। तो ये क्वार्टरली अगर ये बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोग को ये डेटा को नजर में रखना है। तो यहाँ से हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। और इसका ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो एनएससी इंडिया का, एनएससी का, बीएससी का, स्टॉक एज का, जीरोधा काइट का, स्मॉल कैश का और इन्वेस्टिंग.com का, ये हो गया। तो इसके बाद मैं अपना ये पीपीटी फिनिश करता हूँ, उसका हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस में। जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में चलेंगे। तो ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन था, उसका हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें क्या जानना है कुछ भी तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्या है इसके बारे में। तो ये है टुडे का टॉपिक जो